ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली हेलो शिव। Yes, Amit, let's start. लेट्स स्टार्ट। Good morning to all the participants. Thank you so much for joining. The objective of this seminar is to keep it open, as Amit mentioned in the group. This is more like a paid subscription, so we can go beyond 1 hour. We don't have time restrictions, but in the interest of time, let's keep the questions short. We have a Q&A poll in this platform, so please use Q&A. Feel free to ask whatever questions you can. We'll try to address them in detail as much as possible. With that, let's Amit begin the session. With the disclosure, this session is not about gold and silver. This session is all about something else, which will connect to gold and silver. So जब हम ये डिफाइन इंडिकेट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिफाइन इंडिकेट में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं जो कि काफी कंफ्यूजिंग है समटाइम। मतलब लोगों को लगता है कि ऐसा ये बात का कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और उसके बीच में हम बोल रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर कुछ बात है और इसमें हमको कुछ सीरियसली सोचने की बात है या थी कभी। नॉट श्योर अभी 2025 में है कि नहीं, एज ए इंडियन एटलीस्ट। सो लेट्स स्टार्ट कि हमको यहाँ से करीब करीब हम 100-200 साल पहले से चीजें स्टार्ट करेंगे, और मे बी वो चीज हम 1000 साल पहले भी जा सकते हैं और 50,000 साल पहले भी जा सकते हैं, लेकिन लेट्स से हम 100-200 साल पहले से जाएंगे, जहां पर थोड़ा इकोनॉमिक डेटा या इकोनॉमी का एक डेटा का कलेक्शन या एक हमको रिसेंट हिस्ट्री पता है। रिसेंट हिस्ट्री मतलब मैं 100-200 सालों की बात बोल रहा हूँ, नॉट 2 years बैक। तो हम ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम वर्ल्ड में, कहीं पे कोई भी गवर्नमेंट हो, मतलब हम यूएस बोले, चाइना बोले, इंडिया बोले, जापान बोले, कहीं पे कोई भी हो, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब मॉनेटरी सिस्टम बोले या गवर्नमेंट बोले या टैक्सेस बोले, दिस वाज बेस्ड ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ओनली। मतलब कि जैसे हम बोले कि हमको पेमेंट कैसे मिलेगा या पेमेंट कैसे नहीं मिलेगा, तो हम भले करेंसी यूज कर रहे होंगे, लेकिन सिस्टम हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहा होगा। गोल्ड स्टैंडर्ड बोले या इन सम कंट्री जैसे इंडिया में सिल्वर स्टैंडर्ड था, तो मे बी सिल्वर स्टैंडर्ड रहा होगा, लेकिन जब हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो हमको ये, जो मैं आगे समझाऊंगा, उसको हमको ये समझना है कि अल्टीमेटली जो हम करेंसी की बात कर रहे हैं कि ये 100 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, इट डजेंट मैटर until unless कि we have something called gold standard। जब हम गोल्ड स्टैंडर्ड हटा देते तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर हम बोले कि अभी हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं इन जनरल, लेट्स से एट द इंडियन, तो हम बोलते हैं कि हमको महंगाई हो रही है, हर साल बहुत महंगी चीजें महंगी होती जाती है, वी कांट अफोर्ड इट, या हमको टैक्सेस बहुत ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, मुझे 40% टैक्स पे करना पड़ता है, 20% जीएसटी पे करना पड़ता है, वॉट एवर इट इज। या हमको ये लगता है कि ये सबके बावजूद भी हमको असेट्स में या इकोनॉमिक रिसेशन बार बार फेस आती है, या स्लो डाउन बार बार आता है कि हर 10 साल में रिसेशन आता है, तो हमने दिमाग में इम्बाइब कर लिया कि रिसेशन आता ही है और ये कोई एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। नहीं, 100 साल तक भी रिसेशन नहीं आना चाहिए। अगर हम सही तरह के मॉनेटरी सिस्टम पे हैं तो 100 साल तक भी नहीं आना चाहिए, या लेट्स से हम बोले कि कभी नहीं आना चाहिए। अगर वो रिसेशन आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं पे हमने मैन मेड मिस्टेक की हुई है। वो मिस्टेक भी हो सकता है मॉनेटरी सिस्टम का पार्ट हो। तो एज अ करंट मॉनेटरी सिस्टम बोलो या करंट इकोनॉमिक सिस्टम बोलो, उसमें जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, वो सारी प्रॉब्लम का एक बेस है कहीं पर। वो बेस पिछले 100 सालों से स्टार्ट हुआ है। 100 सालों से स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ कि वो जो गलती हमने की, उससे पहले वो गलती हम कभी नहीं करते थे, उसके बाद हमने ये गलती चालू की और वो परमानेंट रही। इसलिए हमको बड़ी बड़ी क्राइसिस देखने मिलती हैं कि हमने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देख लिया, डॉट कॉम बबल देख लिया, लेट्स से अभी ये जो चल रहा है, लोगों को भले वो रिसेशन नहीं लग रहा है लेकिन कुछ और लग रहा है, जो भी लग रहा है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम हमको बार बार फेस करने आती है। या हम बोले कि इंडिया में एनपीए का इशू हुआ था, जब 5 साल तक कोई ग्रोथ नहीं थी इंडिया में, फिर उसके बाद बैंकिंग क्राइसिस हुई है, जो भी चाइना में कुछ हो रहा होगा कहीं पर, अल्टीमेटली ये सारी सारी कहीं पर एक 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 बेस है कि हम कहीं पर गलत मॉनेटरी सिस्टम में आ चुके हैं। और इसमें सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये वर्ल्ड की सारी कंट्रीज की बात चल रही है इसमें। अमेरिका वॉज द लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि हम लोग आंख बंद करके हर चीज अमेरिका की फॉलो करते हैं कि वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे इकोनॉमी चला रहे हैं, तो हमको लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है और हम उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी यूके और यूएस का कॉपी पेस्ट है। सही बात है, क्योंकि हम हमारा दिमाग ने तो हमने कभी लगाना कब का छोड़ दिया है
कि एक्चुअल में हमको कैसे करना चाहिए। तो सेम चीज मॉनेटरी सिस्टम में भी वही चीज है कि हम हमारा दिमाग नहीं लगा रहे, जो फेड ने बोला, जो अमेरिका ने बोला, हमको लगा कि वही सब कुछ सही है और हम उस पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब हम ये रिवर्स की बात कर रहे हैं, ये जो भी हो रहा है, उसमें जो लीडर है, इन दिस केस अमेरिका, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट है, और जो फॉलोअर्स हैं उस पर उतना कम इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर लीडर पे इफेक्ट 100% है, या लेट्स से जो भी मैग्नीट्यूड का है, उसका 20% इफेक्ट, 30% इफेक्ट, 50% इफेक्ट अदर कंट्रीज पे भी है। वो कितना परसेंट इफेक्ट है, वो इस पर डिसाइड करता है कि हम कितने लीडर से जुड़े हुए थे। जैसे यूएस चाइना इज जॉइंट बाय द हिप, ऐसा बोलते हैं। तो बेसिकली सबसे ज्यादा इफेक्ट चाइना पे। अगर यूएस बर्बाद होगा तो सबसे ज्यादा बर्बादी किसी और की होगी, तो वो चाइना की होगी। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यूएस इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप नहीं थी, तो अगर यूएस बर्बाद हो रहा है तो इंडिया को उतना इफेक्ट नहीं आएगा कंपैरेटिवली। ऑफ कोर्स आएगा। हम जितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, तो हमारे लिए तो ऐसा लग रहा है कि 90% हमारी दुनिया बदल रही है, 90% लोगों की। लेकिन मैं अगर आपको इन जनरल में 140 करोड़ लोगों की बात करूं, क्योंकि वी आर नॉट दैट मच अलाइन विद यूएस और वेस्टर्न इकोनॉमी, इसलिए हम पर रिलेटिवली इफेक्ट कम है। गलती तो हमारी भी है। जो रास्ते पे हम चले थे वो हम देख के चले थे किसी और को, वो उस रास्ते पे जा, अब हमको पता चल रहा है कि सबको उस रास्ते से वापस आना है। तो जो सबसे आगे निकल गया उसकी सबसे ज्यादा मेहनत हो रही है। जो पीछे पीछे चल रहा था स्लोली स्लोली, उसकी मेहनत कम हो रही है। ठीक है। तो इसमें इसमें अच्छी सी बात इतनी सी है कि हम ज्यादा अलाइन नहीं थे उनसे। तो जब ज्यादा अलाइन नहीं थे, तो हमने 50 साल तक जो बाकी कंट्री ने जो प्रोग्रेस की, इन दिस केस चाइना, तो तो हमको जब लग रहा था वो हमसे आगे निकल रहा है, वो हमसे आगे निकल रहा है। लेकिन अब हमको लग रहा है कि वो रिवर्स आना है, यूएस को रिवर्स आना है, इसका मतलब चाइना को रिवर्स आना है, इसका मतलब इंडिया को रिवर्स आना है। लेकिन सबसे ज्यादा रिवर्स किसी और को आना है। तो नेगेटिव इफेक्ट भी, जब पॉजिटिव इफेक्ट उसको ज्यादा मिला, तो नेगेटिव इफेक्ट भी उसको ज्यादा मिलेगा। पॉजिटिव इफेक्ट हमको कम मिला, इसलिए नेगेटिव इफेक्ट भी हमको कम मिलेगा। ठीक है। तो अब हम बोले कि मॉनेटरी सिस्टम की हम जब बात कर रहे हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड या किसी भी बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हमको ये समझना है कि ये जो हम मनी मनी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे अब मनी जैसा सिस्टम या वर्ल्ड में कहीं पर मनी नहीं है। एवरीथिंग इज करेंसी। करेंसी जिसको हम हमारी सोच से कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके ऑफकोर्स कुछ रूल्स होंगे कि क्या है क्या नहीं, वो सब बकवास रूल्स है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी मनी जैसा सिस्टम है ही नहीं वर्ल्ड में कहीं। सब कुछ करेंसी है। अब मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस है? तो मनी और करेंसी में एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। हमने अपनी पावर को एज ए इंडिविजुअल, अमित गुप्ता ने एज ए इंडिविजुअल XYZ ने सारी पावर गवर्नमेंट को दे दी। गवर्नमेंट ने वो सारी पावर आरबीआई को दे दी। आरबीआई ने सारी पावर वो फेडरल बैंक को दे दी। तो घूम फिर के जो फेडरल बैंक देख रहा हो, हम रात को 12 बजे उनकी कमेंट्री पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हमने ही वो पावर उनको दी। कि हम देखते हैं कि उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट काटा या नहीं काटा। अगर हमने हमारी पावर को हमारे हाथ में रखा होता, तो हमको ये रात को जागने की जरूरत नहीं थी। ना ही बीपीओ के केस में, ना ही स्टॉक मार्केट के केस में, ना ही हमको इस केस में कि वो क्या इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं। तो अगर हमको समझना है कि रियल इकोनॉमी या रियल इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए या कैसे चलती है, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं एक काम कर रहा हूं। लेट्स से मैं एक फंड मैनेजर हूं, मैं आपका एक काम कर रहा हूं, आपने मेरे से सर्विस ली, आपने मुझे पेमेंट किया, और सपोज को फिर मैंने किसी और से कोई सर्विस ली, मे बी गुड्स एंड सर्विस जो भी है, और फिर मैंने उनको पेमेंट किया। ऐसे करके रियल इकोनॉमी चलती है। ठीक है। अब बात ये है कि ये जो इकोनॉमी है, जब हो सकता है कि मेरी एज टोटल एज लाइफ स्पैन 80 ईयर्स है। जब मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूंगा तब 80 ईयर्स का टाइम फ्रेम है। लेकिन मेरी वर्किंग एज तो 30-40 ईयर्स ही है। मतलब जहां पर मैं अर्न करूंगा कुछ, लेट से वो 20-25 से लेके 50-60 जो भी ईयर्स, जो भी टाइम फ्रेम, लेट से कि मैं अपनी लाइफ में आधा टाइम काम करूंगा। लेकिन मुझे लाइफ तो 80 साल जीनी है। मतलब कि 1 साल काम करूंगा तो मुझे 2 साल का वर्थ ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी ले लेनी है, जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव कर लूं। अगर मैं एक लाइफ कंसेप्ट में हूं, मैं उसकी बात करूं, मैं बोलूंगा मेरे बच्चों का क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन का होगा, तो उससे ज्यादा मुझे सोचना है। लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना सोचना है कि जब मैं काम कर रहा हूं तो उससे डबल और मे बी ट्रिपल, डिपेंड, अगर मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी है तो मे बी ट्रिपल भी, क्योंकि वर्किंग एज तो वहां पर ही खत्म हो जाता है। अगर मैं जॉब के मॉडल के हिसाब से बात करूं तो 30 ईयर्स इज योर वर्किंग एज। अगर आप 90 ईयर्स जी रहे हो तो लेट्स से मे बी 3x 2x to 3x आपको अपनी, जब आप काम कर रहे हो तो आपको 2x to 3x इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करनी है। इसका मतलब क्या है कि आज आप कोई काम कर रहे हो, आप इतना काम कर रहे हो कि आप 3 लोगों को सर्वाइव कर पा रहे हो मिनिमम।
अब उनमें से वो 3 लोग अगर आपकी फैमिली मेंबर्स है तो आपको एक्चुअल में वो 6 लोगों को सर्वाइव करना है। मतलब ये कि आपको अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को स्टोर करना है। जब आप काम करना बंद कर देंगे तो आपको वो चीज, आप उसमें से, जैसे हम बोलते हैं कि सेविंग्स आपने डाली और सेविंग्स आप निकाल के उस सेविंग्स का यूज कर रहे हैं। तो पहले के जमाने में जब हम 100 साल पहले बात करें, 50 साल पहले बात करें, तो एवरीथिंग वाज सेविंग्स। हम सिर्फ सेविंग्स की बात करते थे। अगर हमारे पेरेंट्स की बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, तो वो हमेशा सेविंग्स की बात करते। उनके उनकी लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट वर्ड कहीं पे भी नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमेशा वो ये बोलते बचत करना चाहिए, सेविंग्स करना चाहिए। और जब आज हम सेविंग्स करते हैं तो हमको वो सेविंग्स की ज्यादा हमको इन्वेस्टमेंट की बात करनी होती है। उसका मतलब क्या है कि सेविंग्स का क्या मतलब है और इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। तो वो उतना ही डिफरेंस है जितना करेंसी और मनी में डिफरेंस है। अब सपोज करो कि मुझे काम किया, गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दिया, किसी और ने मुझे पैसा दिया, वो पैसा 100 रुपीज है, लेकिन गवर्नमेंट ने फ्रीबीज के नाम पे वो 100 रुपीज और छाप दिए। सिर्फ इंडिया में एक ही करेंसी 100 रुपीज की, जो अमित गुप्ता के पास है। तो अमित गुप्ता इंडिया के सारे एसेट खरीद सकता है। लेकिन अगर मैंने, आरबीआई ने या इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अमित गुप्ता के अलावा XYZ के पास भी 100 रुपीज हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? वो सिंपल प्रिंट करेंगे एक नोट को और वो दे देंगे। तो मेरी बाइंग पावर, परचेसिंग पावर 50% से रिड्यूस होगी। हालांकि मेरे पास आज भी 100 रुपीज का ही नोट है। अगर मेरे पास 100 रुपीज का नोट है और सामने एक असेट है, पहले वो 100 रुपीज में मैं वो असेट खरीद सकता था, लेकिन अब 2 लोगों के पास 100 रुपीज है, तो वो या तो वो असेट की प्राइस 200 होगी या मैं आधा ही परचेस कर पाऊंगा। बेसिकली मेरी परचेसिंग पावर 50% से डाउन हो गई। तो अगर मैं बोलूं कि पहले के लोग सेविंग करके भी उनकी परचेसिंग पावर क्यों डाउन नहीं हो रही थी और हमारी क्यों हो रही है, क्योंकि हमने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। तो अगर मैं सपोज करूं कि आरबीआई या गवर्नमेंट का ये रूल होता है कि वो तभी पैसा छाप सकती है जब उनके पास कोई असेट उसको बैकिंग के लिए होगा। मतलब फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की बात करें, क्योंकि गोल्ड हजारों सालों से रहा, इसलिए हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। हम किसी भी चीज को बोल सकते हैं कि वो असेट कोई पेन पेपर हो सकता है, कुएं का पानी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है रैंडमली। बस वो एक इतनी सी बात है, उस पर कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं होना चाहिए। मतलब आप हवा में कुछ ही बना लो, जैसे कि हम पैसे प्रिंट करें। एक डेफिनेट फिजिकल चीज होनी चाहिए जो हमको दिख रही है कि हाँ, इसको इसको करने के लिए भी मेहनत लगती है। मेहनत इन द सेंस कि अगर कल के दिन गवर्नमेंट को 100 रुपए किसी के खाते में डालने हैं, तो वो मेहनत करे, माइनिंग कंपनीज में जाके, माइन में जाके सोने को एक्सट्रैक्ट करे जमीन में से, और वो सोना जब अपने तिजोरी में रख ले तो वो 100 रुपए छापे और फिर वो XYZ को दे दे। तब जाके ये सिस्टम फेयर है। आई डोंट केयर कि वो 100 रुपए उसको फ्री में मिल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो पैसा हवा में नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ने वो पैसा कहीं से जनरेट किया है। अब अगर मैंने वो सिस्टम हटा दिया, जिसको हम लेट्स से फॉर एग्जांपल हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, तब गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है कोई काम करने की। गवर्नमेंट सिर्फ बोल रही है कि मैं सबके खाते में 1000-1000 रुपए डाल दूंगा। उससे अमित गुप्ता का नुकसान हो रहा है। अमित गुप्ता का नहीं, क्योंकि अमित गुप्ता ने 100 रुपए मेहनत से कमाए। वो चाहता है कि मैं ये एसेट परचेज करूंगा, लेकिन अब दूसरे के पास भी 100 रुपए है। अगर वो 100 रुपए भी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जनरेट हुए थे, भले उस बंदे ने नहीं किए जिसके पास वो 100 रुपए आ रहे हैं फ्रीबीज के नाम पे, लेकिन किसी ने चेन में वो जनरेट किया है। इकोनॉमिक एडजस्ट मतलब कोई काम करके वो पैसा जनरेट किया है। मुझे ये मतलब नहीं कल के दिन मैं ज्यादा कमाऊंगा, मैं किसी को दान दे रहा हूं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। वो गवर्नमेंट दे, कोई एनजीओ दे या मैं दूं, लेकिन मैंने जो पैसा जनरेट किया है वो किसी काम करके किया है। गवर्नमेंट को भी कोई पैसा जनरेट करना है तो कोई काम करके वो जनरेट करे। ठीक है, अगर काम करके जनरेट नहीं हो रहा है तो जो लोग भी काम कर रहे हैं उनकी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो जब हम बोलना चाह रहे हैं कि सेविंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, सेविंग्स इसलिए वैल्यू नहीं है क्योंकि सारी चीज, पहले सपोज को हर कोई गोल्ड में अपनी सेविंग्स रख रहा है। कोई भी पहले, हाँ मेरे पास 50 किलो मतलब 50 ग्राम गोल्ड है, 500 ग्राम गोल्ड है, तो बेसिकली वो सेविंग्स उनकी स्टोर्ड है। अब अगर सपोज करो गलत के दिन गोल्ड गवर्नमेंट को पैसा छापना है, तब जाके वो सोना नहीं छाप सकती। और सोना अगर छापेगी, मतलब सोने की जगह अगर वो मॉनेटरी सिस्टम में जाएंगे, तो अल्टीमेटली सोने की प्राइस में वो कन्वर्ट होके वो सूट अप हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर हमको ये सब सिस्टम हटाना है कि बिना काम के हमको पैसा मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमको हमारा मॉनेटरी सिस्टम उससे अलाइन करना पड़ेगा, जहां पर उसको पैसा बनाने के लिए या गवर्नमेंट को वो पावर हमने जो दे दी कि आप कोई भी आरबीआई कोई भी बोल दे कि मैंने आज गवर्नमेंट को 7 लाख करोड़ का लोन दिया जिससे वो रोड बना पाए, तो वो कैसे कर पा रहे हैं?
उनको कोई बैकिंग की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ एक अग्रीमेंट करना है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट के हमने बॉन्ड खरीदे और गवर्नमेंट हमको 7.5% देगा, जो कि बुक्स में ही है सिंपल, और गवर्नमेंट ने रोड बना दिया। तो गवर्नमेंट जो मॉनेटरी एक्सपांशन करता है, हमको क्या लगता है कि उससे हमारा रोड बन रहा है या जो भी बन रहा है, लेकिन पॉइंट ये है वो कहीं ना कहीं पे आपकी परचेसिंग डाइल्यूट भी कर रहा है। अब वो जो रोड बना उससे आपका पर्सनल फायदा हो गया तो अच्छी बात है, अगर आपका फायदा नहीं हुआ तो आपकी परचेसिंग पावर तो सेम डे डाउन हो ही चुकी है। आपको वो रोड बनने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो अलग बात है, लेकिन वो जो एक मॉनेटरी एक्सपांशन हुआ, अगर वो फ्रीबीज में गया, मतलब फालतू के कामों में गया, तो वो तो पूरा खत्म ही हो गया बात, कि आपका एसेट, आपकी परचेसिंग पावर भी डाइल्यूट हो गई, और इन जनरल देश को या कंट्री को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं हुआ। लेट्स से अगर बोले वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है तो हम इतना बस खुशी मना रहे हैं कि मेरी तो वाट लगी रही है इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन वो कंट्री को कुछ अच्छा हो रहा है, कंट्री के लिए कोई असेट क्रिएट हो रहा है, तो भी ये ठीक ठाक बात है। लेकिन घूम फिर के ये बात है कि हमने हमारी इकोनॉमिक एनर्जी को किसी और के हाथ में तो दे दिया। अगर वो गवर्नमेंट लीडर वो सही है तो फिर भी ठीक ठाक बात है, और कहीं पर वो लीडर गड़बड़ है तो हमने हमारी लाइफ को मिजरेबल ऑलरेडी बना दिया। अब हम बोले कि जो 50-60 साल से हम, अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करें, तो वहां पर वही बात हो रही है कि अगर वो जो भी हमारी बुक्स में, आज हमारी बुक्स में जो लोन है इंडियन गवर्नमेंट के लोन में, वो जो लोन जनरेट हुआ है, वो जनरेशन का यूटिलाइजेशन किन कामों में हुआ पिछले 50-60-70 सालों में। अगर वो ढंग के कामों में हुआ होता या हुआ है तब तक तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो करप्शन में चला गया है या किसी और चीज में चला गया है तो हमारी लाइफ तो वैसे ही मिजरेबल आज के दिन हो चुकी है। अब हम बोले कि भाई हमारी लाइफ मिजरेबल तो अमेरिकन की लाइफ इतनी अच्छी कैसे? यहां पर वो स्कैम और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। वो इसलिए एक्सट्रीम हो जाता है कि अब हमको थोड़ा वेस्टर्न इकोनॉमीज पे जाना चाहिए कि वो कैसे करते थे और हमने कैसे किया। ये तो मैंने हमारा सिस्टम समझा दिया कि विद इन इंडिया हम क्या कर रहे थे और क्यों हमको वो प्रेशर आ रहा है कि सेविंग से काम नहीं चलेगा। मतलब जो आप करेंसी से हवा में आपने पैसा रखा हुआ, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट से आपको एक मिनिमम रिटर्न जनरेट करना है जिससे आपकी वेल्थ मेंटेन रहे, एटलीस्ट परचेसिंग पावर मेंटेन रहे। तो जब हम बोलते हैं कि 10% एफडी में 7% रिटर्न है और फिर भी लोग गाली दे रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जीएसटी, उसका मतलब ये है कि आपका 7-8%, 10% आपकी परचेसिंग पावर को मेंटेन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अगर आप 12 से 15% से नीचे कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो योर परचेसिंग पावर इज गेटिंग डाउन एवरी ईयर, और फिर वो आप मिजरेबल फील करने लगते हैं कि मैं बोलता हूं मैं इतना कमा रहा हूं तो भी मुझे वो मजा नहीं आ रहा है, और मेरे पिताजी 50 साल पहले इतना सा कमाते थे और उनको मजा आता था। वो उसका रीजन ये है कि आपको सिर्फ वो नंबर दिख रहा है कि अभी मेरी ये एसेट की वैल्यू 1 करोड़ हो गई, 10 करोड़, इट डजंट मैटर। वो 1 लाख की एसेट की वैल्यू पे भी आपको वो मजा आ जाएगा। अगर मेरी घर की वैल्यू आज 10 करोड़ है और हमको लगता है कि कल के दिन डिफ्लेशनरी एनवायरमेंट आ गया, उसकी वैल्यू 1 लाख, इट डजंट मैटर, वो घर तो वो सेम ही है। हम 1 लाख कोट कर रहे हैं, 1 करोड़ कर रहे हैं या 100, वो घर तो सेम ही है। हमको हमको वो मजा इसलिए नहीं आ रहा है कि जब हम उसको करेंसी में कन्वर्ट करते हैं उसकी परचेसिंग पावर पूरी तरह से जा चुकी है, इसलिए हमको वो मिजरेबल फील हो रहा है। अब हमको वो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि अगर 100 साल पहले 1 लाख रुपए कमाया था या 10 साल पहले 1 लाख रुपए कमाया था, अगर वो 1 लाख का मैं 2 लाख ही कर पा रहा हूं तो मैं रोने ही वाला हूं 10 सालों में। अगर मैं 1 लाख का 5 लाख कर पाया तो मुझे ठीक ठाक फिर भी लग सकता है। इसलिए सारी चीजें इन्वेस्टमेंट पे आ गई, मतलब हमको जबरदस्ती दौड़ाया जा रहा है। हम शांति से भी रह सकते थे कि अगर मॉनेटरी एक्सपांशन नहीं हो रहा, हमारी सेविंग्स बैंक अकाउंट में है या गोल्ड मेरे पास है, और क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर मेंटेन है, तो मुझे सिर्फ अपने काम के अलावा या जॉब के अलावा कुछ और नहीं करना है, और मुझे ये सब दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बिजनेस करना है, मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना। मेरी सेविंग्स है और वो सेविंग्स की परचेसिंग पावर मेंटेन्ड है, आई कैन स्लीप पीसफुली। अब हर कोई परेशान क्यों है? क्योंकि हर किसी को सेविंग्स कर रहा है, वो एक तरीके से बेवकूफ बन रहा है। जो उसने खर्च कर दिया वो तो खत्म ही बात हो गई, उसका लाइफ का क्या होगा वो तो अलग बात होगी। कि जिसने आया और खत्म किया, जो मैंने बोला कि 3x आपको इकोनॉमी की एनर्जी स्टोर करनी है, वहां पर तो बात पूरी तरह से खत्म नहीं है। लेकिन जो सेविंग कर रहा है वहां पर ही प्रॉब्लम में बात है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो गवर्नमेंट जो 5% इन्फ्लेशन नंबर दिखा रही है और मुझे एफडी 7% दे रही है, तो ये मेरा ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर भी निर्मला सीतारमण को गाली देते मिलोगे। क्यों देते मिलोगे? क्योंकि आपके साथ तो वैसे भी स्कैम हो रहा है। वो 5% नंबर है नहीं। वो 5% नंबर में भी हो सकता है खाने पीने की चीजों के लिए, लेकिन हम तो खाने पीने चीजों से बहुत आगे आ चुके हैं। तो हम तो लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि मुझे वो असेट चाहिए, मुझे वो घर चाहिए, मुझे वहां पे लेने जाना। तो जब हम असेट इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हैं
अगर प्राइस इन्फ्लेशन उतना ज्यादा है नहीं, मतलब कमोडिटीज का, लेकिन असेट इन्फ्लेशन 5 प्राइस इन्फ्लेशन 5%, अगर हम वो गवर्नमेंट का नंबर सही माने, असेट इन्फ्लेशन लेट से 10-12-15% है, स्टॉक मार्केट बोलो, रियल एस्टेट बोलो, जो भी बोलो, और एवरेज मॉनेटरी एक्सपांशन 10% का आता है, तो हमको वो 10% तो मिनिमम मेंटेन करना है। और अगर हमको हमारी लाइफ में ज्यादा एसेट्स एक्वायर करने हैं, तो आपको 50% का नंबर से नीचे अगर आप चल रहे हो तो आप एसेट एक्वायर कर नहीं पाओगे। अगर आपकी नेटवर्थ इज नॉट ग्रोइंग एट मोर देन 15%, तो आप एसेट्स एक्वायर नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाओगे इकोनॉमी में। इकोनॉमी में कंज्यूमर क्या मतलब सेंस कि आप ज्यादा, आप आज इस महीने 5 किलो राइस खाते तो आप 10 किलो खाना नहीं चालू करोगे, आपको बस फील हो रहा है कि आप ज्यादा कंज्यूम कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे। आप असेट से तो आप आपके हाथ से असेट तो जाते जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप कंज्यूमर कर लोगे तो आप कंज्यूम ही कर पाओगे, और जो कि आपकी इस इकोनॉमिक क्राइसिस में खत्म हो जाएगा जब वो उनकी कमोडिटी प्राइसेस ज्यादा जाएगी। लेकिन घूम फिर के बात है कि सब लोगों की लाइफ मिजरेबल इसलिए क्योंकि हमारा फोकस अब इन्वेस्टमेंट पे हो, और वो इन्वेस्टमेंट को जबरदस्ती लाया गया है कि आपकी सेविंग से काम होगा नहीं। 1864 से लेके 1914 तक इन्फ्लेशन इन अमेरिका में 0% था। मतलब कि 1864 में जिस रेट पर कोई चीज मिलती थी, 1913-14 तक भी उसी रेट पे थी। मतलब 50 साल तक, मान लो मैं बोलूं कि दूध 10 रुपए का मिलता था, तो 50 साल बाद भी 10 रुपए लीटर ही है। प्रॉपर्टी प्राइस 1 लाख की थी, तो 10 साल बाद, 50 साल बाद भी 1 लाख की ही है। हमको लग रहा है कि ये इकोनॉमी में तो ग्रोथ हो नहीं रही। ग्रोथ का मतलब होता है आपको सर्विस ज्यादा जनरेट करना है या गुड्स ज्यादा। मतलब पहले आप 100 केजी दूध बनाते थे और आज आप 120 केजी बनाते हो, तो आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो 20% उससे आनी चाहिए कि आपने ज्यादा जनरेट किया इकोनॉमी में। आपकी ग्रोथ इस पर नहीं आनी चाहिए कि मैं 100 केजी जनरेट करता, दूध बनाता था, आज मैं 100 केजी बनाता हूँ, लेकिन पहले प्राइस 100 रुपए थी और आज प्राइस 200 रुपए, तो मैंने अपनी 100% ग्रोथ कर ली। नहीं, ये ग्रोथ नहीं है, वो सिर्फ बेवकूफ बनाना हुआ। ठीक है, ग्रोथ ये है कि पहले मैं 100 केजी जनरेट करता था और अब मैं 120 केजी जनरेट करता हूं, तो ये 20% इज द रियल ग्रोथ, वो 100% फेक है। ठीक है, तो अगर 50 साल तक मॉनेटरी सिस्टम में कोई एक्सपांशन नहीं आया अमेरिका में, तो ऑल ऑफ सडन वो 1913 में कैसे आया? क्योंकि 1913 में फेडरल रिजर्व आया। 1907 में अमेरिका में एक बड़ी क्राइसिस आई थी, उसको क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए लोगों ने बोला कि ऐसी क्राइसिस हमको बार बार नहीं आनी चाहिए, कुछ सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि वो 50-100 साल बाद वो क्राइसिस आई थी। तो वो लगता ही नहीं था कि जरा सी तकलीफ पे वो चिल्ला दिए कि नहीं नहीं, मैं क्राइसिस नहीं झेल सकता। तो कोई तो गवर्नमेंट, मतलब अमेरिकन लोगों ने खुद अपनी जान गवर्नमेंट के हाथ में दी कि आप हमको कुछ बचाओ, आगे से ऐसी गलती ना हो। अमेरिकन गवर्नमेंट को मौका चाहिए था, उनको लगा कि सही बात है। उन्होंने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई सो कॉल्ड, और उन एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया कि हम सो कॉल्ड फेडरल रिजर्व बनाएंगे, जो कि कभी भी मॉनेटरी का सिस्टम को एक्सपांड कर पाएगा। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी तो वो पैसा दे पाएगी, नहीं आएगी तो पैसा मार्केट से निकाल पाएगी। तो बेसिकली ये जो क्राइसिस आती है वो हम मैनेज कर लेंगे। हाँ, कि अगर कल के दिन इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो मैं पैसा बना के या जो भी सिस्टम बना के और मैं पैसा बनाऊंगा। तो पैसा बनेगा कैसे? तो पैसा उस समय तो हम ऐसे, जो अभी सिस्टम है तो बहुत ही बकवास है। उस समय हमने ये डिसाइड किया कि आपको सिर्फ 20% रिजर्व रखने की जरूरत है। इसका मतलब क्या? जैसे मैंने बोला 100 रुपए का आपको पैसा छापना है, तो 100 रुपए का गोल्ड आपकी रिजर्व में होना चाहिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया। आई थिंक इनिशियली 40% रिजर्व था, अगर मुझे ठीक से याद है। बाद में वो 20% कर दिया गया, क्योंकि वो मॉनेटरी एक्सपांशन काफी ज्यादा करना पड़ा। लेट्स से कि वो 40% था। तो उनके नोट पे लिटरली लिखा होता था कि ये $1 का नोट है, जब आप इसके एवज में गोल्ड चाहोगे तो आपको 40 सेंट्स का ही गोल्ड वापस मिलेगा। या फेडरल रिजर्व $1 का $1 छाप रही है, लेकिन उसके रिजर्व में 40 सेंट का ही गोल्ड है अवेलेबल। इसका मतलब क्या? वो जो 60 सेंट्स है वो फेडरल गवर्नमेंट की ताकत है इकोनॉमी को हिलाने की, जो कि हमने दी उनको या अमेरिकन ने उनको दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी तो फेड पैसा ज्यादा छापेगा। वो इकोनॉमिक क्राइसिस जब चली जाएगी तो वो सिस्टम से पैसा निकालेगा, जिसको आज की डेट में क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बोलते हैं। ईजिंग मतलब पैसा छापना, टाइटनिंग मतलब पैसा निकालना जब वो क्राइसिस ओवर हो गई है। लेकिन टाइटनिंग वर्ड अब लोग सुनते नहीं है प्रैक्टिकली, ईजिंग ही हमने सुना हुआ है। तो यहां से बात चालू हुई। फिर लकीली सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बोला कि मुझे आपकी करेंसी नहीं चाहिए, आप तो मुझे जो भी पेमेंट करेंगे गोल्ड में करेंगे। तो यूरोपियन लड़ते थे
अमेरिकन मजा लेते थे। मजा लेते थे मतलब कि जब यूरोपियन वॉर पे है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, तो उनकी सारी फैक्ट्री में सब सिर्फ और सिर्फ हथियार ही बन रहा है। कोई स्टील नहीं बना रहा है, कोई ब्रेड नहीं बना रहा है, कोई कुछ सामान नहीं बना रहा है, सारी फैक्ट्री को हथियार बनाने में काम में लाया जा रहा है। तो ये जो एक्चुअल गुड्स है वो अमेरिका उनको एक्सपोर्ट करता था। अब अमेरिका जब एक्सपोर्ट करेगा तो अमेरिका बोलेगा कि आप हमको पेमेंट करो। उस समय तो कोई ग्लोबलाइज सिस्टम था नहीं, तो अमेरिका ने बोला नहीं नहीं, आप हमारी आपकी करेंसी मत दो हमको, हमको तो कुछ रियल गुड्स दे दो। आपके पास सोना है जो कि आपने भारत से लूटा है, यूके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो आपने जो भारत से सोना लाया है वो सोना हमको दे दो। ठीक है, तो बेसिकली अमेरिका ने यूरोप को पूरा ड्रेन आउट किया गोल्ड एंड सिल्वर से। ठीक है, फिर ये सब कुछ चलता रहा। फिर ये ग्रेट डिप्रेशन आया। तो उस समय क्या था कि बेसिकली जब हम बोलना चाह रहे हैं कि मैं 100 रुपए का सोना, अगर 100 रुपए छापना है तो 100 रुपए का सोना होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आपने गोल्ड की प्राइस, जब हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोल रहे हैं तो आपने किसी एक असेट प्राइस को फिक्स कर दिया कि अगर मैं 1 ग्राम का सोना 1 रुपए का मिलता है तो मैं 1 रुपए का अगर आपके जेब में है तो मैं आपको 1 ग्राम सोना देने के लिए बाध्य हूं। ठीक है, तो उस समय गोल्ड की प्राइस $20 का सेट थी, 33 ग्राम की या 32 ग्राम की जो आउंस होता है, तो वो $20 पे फिक्स थी। इसका मतलब क्या है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी भी करेंसी छापने दो, करंट गवर्नमेंट को कितनी भी, हालांकि उसको नहीं छापनी चाहिए, लेकिन अगर वो छाप रही है और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ कर रही है, तो मैं बैंक में जा सकता हूं कि ये रहा आपका $20, मुझे तो आप 32 ग्राम सोना दे दो। और ये हर किसी को ओपन है। क्यों? क्योंकि वो नोट पे लिखा हुआ है कि अगर आप जब इसको वापस करेंगे मैं आपको इतना सोना देने को तैयार हूं। तो लेट से अगर 100 केजी का के नोट होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने 200 केजी के नोट छापे हुए हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि यार ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो 100 केजी तक ही मेंटेन कर पाएंगे सोना वापस देना। जैसे ही वो 101 केजी वाला नोट जाएगा सिस्टम में, तो वो बना कर देंगे कि नहीं नहीं हमारे पास सोना नहीं और हम अब एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि वो आपने अपनी पावर दी नोट को रख के। अगर आप अपने पास सोना रखते तो आपने अपनी पावर कोई भी गवर्नमेंट को दी ही नहीं एट फर्स्ट प्लेस। तो $20 जब था और लोगों को जब ग्रेट डिप्रेशन में मॉनेटरी सिस्टम से विश्वास हटा, तो 1934 में वहां प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि ठीक है गोल्ड की रेट $20, जैसे आज गोल्ड की रेट फ्लक्चुएट होती है, ऐसा ऐसा 50 साल पहले नहीं होता। तो वो एक फिक्स रेट थी, मतलब कि जो रेट एक बार फिक्स हो गए वो हमेशा के लिए फिक्स है। तो उन्होंने बोला $20 का रेट फिक्स है, आप एक काम करो मैं आपको $20.67 देता हूँ, 3-3.5% एक्स्ट्रा, और आप ये गोल्ड हमको दे दो। तो वो बेसिकली लोगों ने गोल्ड देना वापस किया। 3-3.5% उनको लग रहा था वैसे तो ये $20 का ही नोट है, अगर मैं ये नोट वापस दे दूंगा मतलब गोल्ड दे दूंगा और उसमें ना, तो मुझे $20.67 का फायदा हो रहा है, जो बाद में थोड़ा सा उन्होंने और बढ़ाया। जैसे उन्होंने सारा गोल्ड ले लिया और उनको समझ में आया कि बहुत सारे लोगों ने गोल्ड वापस नहीं किया, तो उन्होंने ये अमेरिका में रूल भी डाल दिया कि यू कांट ओन गोल्ड, अगर आपके पास गोल्ड रहेगा तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, ये रूल आज भी है बाय द वे अमेरिका में, हालांकि अब वो डाइल्यूटेड वर्जन है वो अलग बात है, लेकिन ये रूल आज भी है। तो लोगों ने फिर और सोना दे दिया। जैसे ही गवर्नमेंट के पास सोना आ गया, उन्होंने डॉलर को डिवैल्यू कर दिया बाय 70% ओवरनाइट। मतलब अब कल से सोने की रेट है $35। $20 से स्टार्ट हुआ था और $35, अगर मैं 20 डिवाइड बाय 35 करूं तो ये जो भी मतलब 40-50-60% जो भी डेप्रिसिएशन होता है, आई डोंट नो, लेकिन ओवरनाइट आपके हाथ में जो करेंसी नोट था वो उसकी वैल्यू को 30-40% डाउन कर दिया गया। और लेकिन अगर आपके पास 32 ग्राम गोल्ड था जो कि पहले $20 का था, वो ओवरनाइट $35 का हो गया। ओवरनाइट $35 का हो गया। तो अगर आपके पास जेब में $21 है जो कि आपको मिले थे उसके बदले में, तो आपके पास जेब में आज भी $21 ही है। लेकिन अगर आपने वो एक्सचेंज नहीं, मतलब एक्सचेंज कर लिया था और आपके जेब में सोना है, तो वो सोना $35 का है ओवरनाइट। इसका मतलब है उन्होंने अपनी मॉनेटरी एक्सपांशन इतना बढ़ा दिया था पास्ट में, जो कि लोगों को समझ में आया था। उन्होंने रूल चेंज किया और फाइनली बोला कि अब हमारा सोना $35 का। उन्होंने जो 40-50% एक्स्ट्रा पैसा छापा था या 70%, वो उन्होंने मैच कर लिया। ठीक है, ये छोटा वर्जन था। एक बार स्कैम हुआ, अमेरिकन के साथ हुआ। फिर हम आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, अगेन साइकिल रिपीट, अगेन यूरोपियंस आपस में
लड़ रहे हैं, अमेरिका ने फिर से बोला कोई बात नहीं, आप लड़ो, हम आपको सप्लाई करते हैं। और फिर से पेमेंट तो वही है जो हमारा पुराना सिस्टम था, आप हमको हमारा आपका सोना दोगे जो आप इंडिया से लूट के लाए हो, ठीक है। अगेन वो सेम साइकिल हुई, यूके बर्बाद हुआ, जर्मनी बर्बाद हुआ, सारे बर्बाद हुए। फिर अमेरिका आता है जिसको हम सो कॉल्ड ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बोलते हैं, वो सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी को अब इंटीग्रेट करने की टाइम आ गया है, क्योंकि सारी इकोनॉमी हम एक दूसरे पे डिपेंड करती है। और वैसे भी दुनिया में जो भी डिसाइड होता था वो यूके और यूएसए डिसाइड करता था, या यूरोपी। क्यों? क्योंकि हम सब लोग 70 जो कॉमनवेल्थ नेशन है, 70 नेशन यूके के अंडर में, तो आपकी पॉलिटिकल पावर वैसे भी यूके के पास है। यूके आपके लिए जो डिसाइड कर रहा है, यूके यूएस ने, तो इसका मतलब है कि तब भी वर्ल्ड कंट्रोल में तो यूके और यूएस के ही था। हमने जो नेगोशिएट किया, हम आपस में नेगोशिएट किया, वो हमारे लिए भी कर दिया बाय डिफॉल्ट। या जो वो 70 नेशंस थे जिसपे यूके पॉलिटिकली रूल करता था, जिसको हम कॉलोनीज बोलते थे, उनको लिए भी वो रूल अप्लाई होता है। तो हम ये ना बोले कि हाँ भाई इंडिया ने कब डिसाइड किया, इंडिया ने कभी नहीं डिसाइड। इंडिया ने ये डिसाइड किया कि आप किसी के गुलाम थे, आप क्यों गुलाम हुए, ये आपको प्रॉब्लम सोचने वाली बात है। जब आप एक बार गुलाम हो तो वो आपके लिए डिसाइड कर रहा है, जो भी आपका बॉस है वो आपके लिए डिसाइड कर रहा है। आप ये मत बोलो कि हमने कब डिसाइड किया, हमने डिसाइड कर लिया। तो बेसिकली अगेन वो गोल्ड सिल्वर का साइकिल हुआ। तो जो हम बोलते हैं कि भाई वॉर इज गुड, जो अमेरिका की पढ़ते हैं, जैसी कोई वॉर होती है हम लोग बड़े बड़े व्हाट्सएप आ जाते हैं कि वॉर इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है और फिर अच्छा बात है। ये सब बकवास सिर्फ अमेरिका ने डाली हुई है। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस लड़ते थे, अमेरिकन को फायदा होता था। तो अमेरिकन के लिए वॉर अच्छी है, और जो अमेरिकन के लिए अच्छा है, हम बस बिना दिमाग लगाए हम बोल रहे हैं कि वो जो अमेरिकन बोल रहे हैं वो सबसे सही है, ठीक है। तो हमको क्या लग रहा है कि वॉर के बारे में हमको लगता है कि अच्छी बात है, वो अच्छी बात सिर्फ अमेरिकन के लिए, क्योंकि अमेरिकन को कुछ फायदा हो रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या हो रहा है, दे डोंट केयर। तो जब ये हुआ, उनको लगा कि ये भी ठीक है, ये आपस में लड़ते रहते हैं, तो इंडिया, तो उन्होंने बाद में ना एम्यूनिशन भी सप्लाई करना चालू किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाद में लास्ट में खुद भी इन्वॉल्व होते थे, तो दुनिया को बताने के लिए कि हम भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे, हम भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे, लेकिन 80% ऑफ द टाइम वो वॉर के बाहर रहते थे, पैसा कमाते थे, लास्ट में आके कंक्लूजन में आ जाते थे हीरो जैसे क्लाइमैक्स पे कि हाँ हाँ मैं भी आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इट वाज अ फूल्स गेम जो यूरोपियन को ड्रेन आउट किया। यूरोपियन या यूके ने कहां से ड्रेन आउट किया? वो हमारा ड्रेन आउट किया हुआ था, ठीक है। अब बात ये है कि जब ये सब हो रहा था तो अमेरिकन को क्या लगा कि हम इनकी सप्लाई करते ही है। अब जैसे कि आपको समझना दो फील्ड हमेशा, सॉरी यहाँ पे डॉक्टर होंगे, दो फील्ड हमेशा समझना है कि मेडिकल साइंस और मिलिट्री, ये दो इकोनॉमी या दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कंटिन्यूएशन नहीं है ओरिजिनली इन द सेंस कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो भाई 5 साल के लिए हो रहा है, उसके बाद तो वर्ल्ड में शांति है या होनी चाहिए। तो फिर वो फैक्ट्री का क्या होगा? जो हमने अभी फैक्ट्री बनाई, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाए, और फिर वो वॉर खत्म हो गई, तो ऐसे तो वो सेक्टर चलेगा नहीं कि भाई अभी दोस्त, अगर मैं 20 साल बाद कोई वॉर होगी उसके लिए मैं आज से तैयारी करूं, अपनी फैक्ट्री चलाते रहूं, लोग पैसा देते रहूं, और वॉर हो ना हो, तो अल्टीमेटली वो सेक्टर तो तभी ग्रो करेगा जब उसमें कंटिन्यूएशन होगा। कंटिन्यूएशन इन द सेंस कि वॉर कहीं ना कहीं पे बनी रहे, तभी जाके मेरी फैक्ट्री सर्वाइव करेगी। अगर वॉर खत्म हो गई और परमानेंटली खत्म हो गई तो मेरा तो सेक्टर डूब गया जो मैंने खड़ा किया। तो हमको ये समझना कि जो हमेशा ये जो हम बोलते हैं टेररिज्म बढ़ता है, ये बढ़ता है, वो घूम करके वो कुछ नहीं है, सब बकवास है अमेरिका के द्वारा फैलाई हुई। अल्टीमेटली वो डॉलर को सर्वाइव करने, अपने सेक्टर को सर्वाइव करने के लिए सब कर रहे हैं। सेम चीज अगर मैं मेडिकल साइंस की बात बोलूं तो मेडिकल साइंस भी यही चीज है। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बीमार कंटिन्यूसली नहीं पड़ रहा हूं, कलेक्टिवली पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बीमार नहीं पड़ रही है, तो वो बिजनेस नहीं हो सकता। अगर हम बोले, हम 50-100 साल पहले बोले तो एलोपैथिक नहीं थी, आयुर्वेदिक थी, तो एक सिर्फ प्रिवेंशन ही एक एक मेडिसिन था। मतलब आपको कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, आपका सर दर्द होना ही नहीं चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि आपको बुखार नहीं होगा, आपको जुकाम नहीं होगा, आपको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आपको होना ही नहीं चाहिए। प्रिवेंशन इज द ओनली थिंग मेडिकल साइंस में, इंडियन पॉइंट ऑफ। लेकिन अब हमने इतनी सारी मेडिकल साइंस बढ़ा ली, ये सब करा दिया, तो अगर मैंने एक बार बंदे को ठीक कर दिया तो वो हमेशा के लिए गड़बड़ हो जाएगा, हमेशा के लिए बिजनेस चला गया। तो ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर्स करते, बेसिकली मेडिकल कंपनीज की लेवल पर वो चीज डिसाइड हो रही होती कि कैसे लोग हमेशा बीमार रहेंगे या कैसे लोगों को हमेशा मेडिकल साइंस की जरूरत पड़ती रहेगी। वो आपको ये बोलेंगे ये वैक्सीन लेनी है,
पहले आज 30 साल पहले देखेंगे तो वैक्सीन चार्ट में 5 वैक्सीन होती थी, आज 50 वैक्सीन होती है। नोबडी नोज, नॉट इवन डॉक्टर नोज कि उन वैक्सीन के अंदर क्या डाला जा रहा है। ठीक है, कोरोना की वजह से हमको थोड़ा बहुत एक्सपोज हो गया, ये कोरोना की वैक्सीन से अभी हार्ट अटैक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन पॉइंट है, वो कोरोना की वैक्सीन तो अभी रिसेंट बात है, लेकिन हम बोले कि जो हमको बचपन में बच्चों को जो वैक्सीन दी जाती, तो वैक्सीन चार्ट आप 40 इयर्स बैक देखें कि वैक्सीन चार्ट में कितनी वैक्सीन होती थी और आज की वैक्सीन। अब हम बोले ज्यादा बीमारी होगी, अरे बाबा बीमारी आई कहां से? एड्स की तो सबको पता है कि वो एड्स की बीमारी कहां से आई थी। तो पॉइंट ये है कि मिलिट्री और मेडिकल साइंस दो ऐसी इंडस्ट्री है, या फार्मा बोले या जो भी बोले, ये दो ऐसी इंडस्ट्री जो जिसमें कंटिन्यूएशन होना नहीं चाहिए। मतलब वो सेक्टर ऐसे नहीं है जो कंटिन्यूएशन में सर्वाइव कर पाए, लेकिन आज तक वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसका कोई अलग रीजन है। अब जिसने भी ये सिस्टम बैठाया वो किस जिसको बोले विकृत सोच का होगा, वो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तो हमको जो कंटिन्यूअस प्रॉब्लम देखने मिलती है कि अभी फिर से वॉर हो रहा है, अभी ये फिर बीमारी आ गई, ये हो गया वो हो गया, वो एक अलग रीजन से हो रहा है, जो कि हमको लगता है कि हमने एक आर्टिफिशियल सेक्टर को बनाया, उस सेक्टर को सर्वाइव करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। 1945 में चलते हैं, हमको लगा, यूएस को लगा कि अब नया सिस्टम को बैठाने की जरूरत है, क्योंकि ये बार बार होता है और हमको वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। अब यूके के पास पॉलिटिकल पावर थी। अब इंडिया में रहना 3-4, जैसे हम बोलते हैं कि 3-4 लाख मतलब व्हाइट ब्रिटिशर्स कैसे 50 करोड़ या 40 करोड़ या जो भी उस समय पॉपुलेशन, कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं? सही बात, ये फॉरएवर नहीं चल सकता। अगर मैं इंडिया की बात करूं कि अगर ब्रिटिश को कभी नहीं जाना है यहाँ से, तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे वो बार बार ये म्यूटिनी होती थी, बार बार ये हो गया, कभी ये गरम दल नरम दल या जो भी होता था। तो पॉइंट है कि हमको ऐसा सिस्टम बिठाना है जिससे इनको भी पता ना चले, और हम जो हम एक स्लेव से कराते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम आपको बोल रहे हैं कि आपको ये रूल है और आपको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा, वो स्लेव मेंटेलिटी है। वो अब हम ऐसा क्या सिस्टम बनाए कि ये स्लेव भी खुश रहे और हमारा जो हमको जो करना है, क्योंकि हमको काम नहीं करना है, हमको इकोनॉमी कैसे चलानी वो हमको आता नहीं है, लेकिन इनको काम आता है, इनको इकोनॉमी चलानी आती है, तो हमको इनसे काम कराना है। अभी तो मैं रूल करके काम चला रहा हूं, लेकिन ये कभी बहुत लंबे समय तक नहीं चला। तो मैं ऐसा कौन सा सिस्टम बनाऊं जहां पर मुझे इनको लगे कि मैं रूल भी नहीं कर रहा हूं, इनको इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन फिर भी मैं इनसे ही काम कराऊंगा, क्योंकि मुझे तो काम करना कभी भी नहीं आता था। मेरी काम करने की, मेरी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग लेवल पे है। इन लोगों को काम करना आता है, रियल गुड्स बनाना आता है, मुझे वो नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? आते हैं हम कि भाई उस समय बताया गया कि भाई $35 का आपका हम रेट चलाते हैं, मतलब गोल्ड का। अब आपको लोग आपस में जो भी ट्रेड करते हो, फिर फिजिकल पेमेंट करोगे, मतलब इंडिया को चाइना से कुछ गुड्स खरीदना है, यूके को इंडिया से खरीदना है, तो कहां तक सिर्फ से बार बार सोना को इधर उधर करते रहोगे? कोई कॉमन करेंसी तो थी नहीं, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड के अलावा, जो कि वो 70 कंट्री में जो उसने थोपी हुई थी, तो कोई कॉमन करेंसी तो थी नहीं। और क्योंकि यूके एक पॉलिटिकली वीक एंटिटी हो चुका था, तो वो यूके का जो पाउंड का इफेक्ट है वो कहीं पे और जाना था। तो यूएस ने बोला कि भाई मेरे पास तो भरपूर सोना है जो आप लोगों को नहीं दिया है, आप लोग कहां से लाए थे वो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास भरपूर सोना है। तो एक काम करते हैं कि मैं वो $35 का ही रेट फिक्स करता हूँ। मैंने अपने लोकल लोगों को तो बेवकूफ बना दिया, अब वो मुझे $35 पे भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। मार्केट रेट $35 वो अलग बात है, लेकिन मैंने अमेरिकन को मना कर दिया है कि आप वो फिजिकल गोल्ड ओन नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिकन तो मुझ पर भरोसा करेंगे क्योंकि मैं उनका रूलर हूं। आप लोग मुझ पर भरोसा क्यों करोगे? आप एक अलग कंट्री हो। तो मैं एक फेयर सिस्टम चाहता हूँ, स्टैंडर्डाइज, जो बड़े बड़े कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं, मैं एक फेयर सिस्टम चाहता हूँ। आपका जो भी पेमेंट है आप वो डॉलर में कर सकते हैं, या और अगर आप और डॉलर में आप रिजर्व भी रख सकते हैं, लाइक से सेविंग्स रख सकते हैं। और वो सेविंग्स की परचेसिंग पावर क्यों मेंटेन है? क्योंकि मैं जब भी आपको दूंगा वो $35 पे ही दूंगा, और वो $35 से हम क्यों वो परचेसिंग पावर मेंटेन है? क्योंकि मैं वो रातों रात कहीं से सोना ला नहीं पाऊंगा। अगर लाऊंगा तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे काम करने की आदत नहीं है। तो डोंट वरी, $35 इज फिक्स। आपकी सेविंग्स इंटैक्ट रहेंगी और आप ट्रेड करो, लाइफ आसान हो गई सबकी। फिर आता है वियतनाम वॉर 60s में। वर्ल्ड के सारे लोग एग्री कर गए, मतलब बेसिकली यूके को एग्री करना था तो 70-80 कंट्री एग्री कर गई और यूरोपियन लोग एग्री कर, तो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं पूरा वर्ल्ड एग्री कर गया ये सिस्टम पे। $35 पे फिक्स हो गया। अब वियतनाम वॉर चालू होती है। वियतनाम वॉर में अमेरिका ने अनप शनप पैसा खर्च करना चालू किया, इसका मतलब है डॉलर छापना चालू किया।
मतलब आप जितना काम करोगे उससे ज्यादा आप खर्च करोगे, इसका मतलब आप कहीं और से पैसा ला रहे हो। हम लोगों को तो लोन निकालना पड़ता है बैंक को, गवर्नमेंट को लोन नहीं निकालना होता, गवर्नमेंट को पैसा छापना होता है। लेकिन उस समय तो गोल्ड स्टैंडर्ड था, मतलब कि आपको किसी को उस जो भी पैसा आप छाप रहे हो उसको आपको $35 की रेट पे आपको गोल्ड, जिसको आप पत्थर बोलते हो, वो किसी को देना है, वो कर्ज है आपके ऊपर जो भी आप पैसा छाप रहे हो। फ्रांस ने डिसाइड किया कि यार ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, आई थिंक 65 में या कभी डिसाइड किया कि ये सब नहीं चलेगा, मुझे तो अपना उसको कन्वर्ट करके मुझे गोल्ड दे दो। तो आई थिंक 22,000 टन गोल्ड था उस समय यूएस के पास, जब ये सब कहानी चालू हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 22-23 हजार टन गोल्ड था। फ्रांस ने बोला कि भाई मुझे तो अपना अपने डॉलर रखो, मुझे गोल्ड दे दो, क्योंकि फ्रांस को लगा कि ये कुछ ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जो कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक इनकी इकोनॉमी तो वही वही चल रही है, लेकिन ये वियतनाम में नाप शनाप खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है ये पैसा छाप रहे हैं, तो फिर मेरा जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है उस पर रिस्क है। तो जो पहले लेके जाएगा वो फायदे में, जैसे मैंने बोला कि 100 kg का आपने ना 100 रुपए में 100 kg का आपने गोल्ड बनाया हुआ, लेकिन 200 रुपए आपने छापे हुए, तो जो 100 kg तक जिसने ले लिया, पैसा एक्सचेंज कर लिया, वो फायदे में, बाकी लोग बेवकूफ बन गए, क्योंकि वो सोना कभी था ही नहीं। फ्रांस ने अपना सेना वापस लेना चालू किया, फिर जर्मनी को लगा कि हाँ ये कुछ तो गड़बड़ है, वो होता है ना कि भेड़ चाल, सब लोगों ने अपना सोना वापस लेना चालू किया। वो 22-23 हजार टन से ऑफिशियली 8,322 टन आ गए, जो आज तक वो नंबर फेक नंबर, अगर आप पूछोगे तो आप गूगल करोगे तो आपको देखिए 8,322 टन अमेरिका के पास गोल्ड है। ठीक है, आई थिंक ये 56 या 65 ऐसा कुछ, ये उस टाइम की बात है जब ये लास्ट ऑडिट हुआ था। उसके बाद है कि नहीं है वो तो डोनाल्ड ट्रंप जाने या एलॉन मस्क जाने या कोई और जाने, लेकिन ऑफिशियली ये था कि वो 23,000 टन से 8,322 टन आ गया। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने इतना सारा, कंट्रीज ने इतना सारा गोल्ड एक्सचेंज कर लिया अमेरिका से, और 8,322 टन पे उनका जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीज को वो बहुत ज्यादा था। इसका मतलब है कि अब वो लोन, अब आगे लोग आते जाएंगे तो वो उनके पास सोना है नहीं, वो बेसिकली डिफॉल्ट कर चुके हैं 50s में। लेकिन अब उन्होंने, जो हम बोलते हैं कि 1971 में उन्होंने बोला कि अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, अब आप कन्वर्टेबिलिटी नहीं अलाउड है, अब आप ये सोने को, अब आपके पास जो डॉलर है आपको जो करना है वो करो, हम आपको सोना नहीं दे पाएंगे $35 पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास है नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपको बेवकूफ बना रहे थे। ठीक है, तो जब हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे भी थे 1945 से लेके लेट्स से 71 तक, या एक्चुअल में 34 से 71 तक, जो एक्चुअल गोल्ड स्टैंडर्ड पे भी थे, लेकिन एक्चुअल में वो गोल्ड स्टैंडर्ड था नहीं। लीगली हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे, लेकिन अमेरिका ने गड़बड़ी तो तब से ही चालू कर दी थी, इसलिए उनको वो ब्रेक करना पड़ा। तो गोल्ड स्टैंडर्ड पर रहते हुए भी वो गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी जिस लोगों ने स्मार्टनेस से पहले वो स्टेप ले लिए थे, वो लोगों ने अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट कर ली, क्योंकि वो बाद में जब वो $35 का 71 में जब उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा, एवरीबडी नोस कि 8 सालों में 79 या 80 में सोना हो गया था $800-850। $35 से $850, करीब करीब 25x ग्रोथ आती है। मतलब कि कोई एसेट ऐसा रिटर्न नहीं देगा। वो क्यों हुआ था? क्यों? क्योंकि सोना वर्ल्ड में इतना था ही नहीं जितना यूएस ने पैसा छापा था। जब वो उसको मॉनेटरी सिस्टम से हटाया गया, वो सोने ने अपनी रियल वैल्यू पे ला दिया। ठीक है, तो यहां तक हम 71 तक, फिर भी भले वो डाइल्यूटेड वर्जन था, हम फिर भी बोल सकते हैं कि भाई एक फेयर इकोनॉमी चल रही थी। थोड़ा सा बेवकूफ बना रहे थे, किसी ने समझ लिया, मतलब एक ओवर द टॉप कुछ भी नहीं था सपोज को उस समय पे। 71 तक सब कुछ ठीक था, लीगली एटलीस्ट। 71 के बाद तो सीधा एकदम खुला मैदान हो गया। अमेरिका ने तो साफ साफ मना कर दिया कि आई हैव डिफॉल्टेड और मैं आपका सोना वापस नहीं दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या? अब आपके पास जो खाते में जो करेंसी पड़ी हुई है, अब वो मनी नहीं है। मनी कब तक थी? 1971 तक। 1971 पे अब आपके खाते में जो है वो सिर्फ पेपर है। अब आप उसका जो करते बने वो करो, मैं आपको सोना वापस तो नहीं दूंगा। लेकिन लेकिन यहां तक बात कैसे खत्म होती? क्योंकि उसके बाद लोग अपना अपना रास्ता ढूंढ लेते। फिर उनकी लाइफस्टाइल का क्या होता? काम किया बिना हमको अपनी लाइफस्टाइल भी तो जीनी है। तो जाके वो पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट आता है 72-73 में, जब उन्होंने सऊदी अरब की उस समय आई थिंक उन्होंने एक प्रिंस को मार दिया था, उनके परिवार के, जो इसके अपोजिशन में जाना था। 72 या 73 में उन्होंने एक किलिंग की थी, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको मार दिया था, और वो गर्लफ्रेंड CIA एजेंट थी। तो बेसिकली जब ये किलिंग हुई
सऊदी से एग्रीमेंट बना कि आप जो भी अपना तेल बेचोगे वो डॉलर में बेचेंगे, मतलब आप पेमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉलर में लेंगे, और आपको ये करने के एवज में हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप तो, आपके पास तो सिर्फ तेल है, आपको तो कुछ आता नहीं है, आप तो वैसे भी उससे पहले जंगली थे, आपको तो टेक्नोलॉजी ये सब आता नहीं, कल के दिन कोई भी आके आपको कब्जा करना चाहेगा तो आप क्या करेंगे? तो हमारे पास सारे इक्विपमेंट है, हम आपको सुरक्षा देंगे, आपको सिर्फ इतना करना है, आप पेमेंट से डॉलर में लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इंडिया को अगर तेल खरीदना है, क्योंकि क्योंकि अगेन उन्होंने कैसे कमा, जैसे कि पहले वो गोल्ड पे था, जो कि कोई हवा में नहीं बना सकता, किसी को कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी तब जाके वो गोल्ड बनेगा, इसलिए वो गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया। फिर इसके बाद हम टेक्निकली वो ऑयल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, 71 या 72 73 के बाद वो ऑयल स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअली वो ऑयल स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉलर को ऑयल से अलाइन कर दिया। वो ऑयल से क्यों अलाइन करना है, किसी भी कमोडिटी से क्यों अलाइन करना है? वो ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो हर किसी के पास अबंडेंस में नहीं है। इंडिया के पास नहीं है, लेट्स से चाइना के पास नहीं है, अब इंडिया चाइना को तेल चाहिए तो वो सऊदी के पास जाएंगे जिनके पास भी तेल है। अब जब वो सऊदी बोलेगा कि भाई डॉलर लाओ, क्योंकि मेरा तो एग्रीमेंट डॉलर का है, अब मैं जिस डॉलर कमाना है, या तो मैं IMF के पास जाऊं, रिफॉर्म करूं मनमोहन सिंह जैसा, कि वही मैंने रिफॉर्म कर दिया और आई हैव डन, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं रॉबर्ट से, मैंने रिफॉर्म कर दिया, देखो मैं पैसा ले आया, डॉलर ले आया। या तो मैं रिफॉर्म करूं, मुझे हंसी आ रही है रिफॉर्म के नाम पे, लेकिन या तो मैं रिफॉर्म करूं या फिर मैं कुछ काम करूं। वो काम किसका करूंगा मैं? अगर मुझे डॉलर कमाना है तो मुझे किसका काम करना है? जिनके पास डॉलर है। तो फिर मैं IT अपना खोलूंगा, ठीक है, मैं रात रात भर आपका काम करूंगा PPO में बैठ के, आप मुझे डॉलर दो, इंडियन गवर्नमेंट को जरूरत है, और फिर जाके मेरी गाड़ी में तेल डलेगा, तब जाके मैं अपनी बाइक चला पाऊंगा, तब जाके मैं अपनी फैक्ट्री चला पाऊंगा। दिस वॉज अ लिटरली पैरासाइट मोमेंट फॉर वर्ल्ड। अभी तक जो चल रहा था सब कुछ फेयर था, सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे। अभी तक 71 तक जो चल रहा था वो फिर भी फेयर था, वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे। 72 के बाद जो भी हुआ वो सिर्फ खून चूसने वाली पैटर्न चालू हुआ। मैं इंडियन कंटेक्स्ट में ही ज्यादातर बात करूंगा, लेकिन ये वर्ल्ड पे आप वो चाइना पे भी वही माने, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री पे भी वही माने, मैं सिर्फ इंडियंस पे बात करूंगा। दिस वॉज द मोमेंट जब उन्होंने हमारा लिटरली खून चूसना चालू कर दिया। आप काम करोगे, हम आपको डॉलर देंगे, आपको उससे ज्यादा डॉलर की जरूरत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप रातों रात बहुत सारा डॉलर कमा लोगे, लेकिन आपको वर्ल्ड के गुड्स तो खरीदने हैं, तो हम आपको लोन भी देंगे। फिर लोन आपको क्यों मिलेगा? फिर आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा कि मैं शर्तें लगा रहा हूं तो अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने एक नया कॉइन, वर्ड कॉइन किया, रिफॉर्म्स। तो आप अपनी जनता को बताओ कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं, रिफॉर्म मतलब कोई अच्छी चीज कर रहे हैं, तो उनकी, आपकी जनता भी बेवकूफ बनी रहेगी, और आपकी जनता को काम करना है, हम हमारे यहाँ पर फिशिंग करते रहेंगे, हम बताएंगे कि हम कितने महान हैं, वो हमको देख के और ज्यादा एक्सपायर करेंगे, और ज्यादा काम करेंगे। और आप में से कुछ लोगों को हम यहाँ पे भी लेके आएंगे, जिससे बाकी 99.9% लोगों को उम्मीद बनी रहेगी कल के दिन हमारा भी नंबर आएगा इस ग्रेट कंट्री में रहने का, इस ग्रेट कंट्री से फायदा उठाने का। तो आप इस मायाजाल में फंसे रहो, लेकिन घूम फिर के वो स्ट्रेंथ उनके पास कहां से आ रही है, अगेन आपको समझना है। वो स्ट्रेंथ इस वजह से आ रही है क्योंकि आपको डॉलर की जरूरत है। आपको डॉलर की जरूरत क्यों है? क्योंकि कहीं पर हमको डॉलर खर्च करने के लिए ग्लोबल लेवल पे हमको डॉलर चाहिए। अब सपोज करो कि जब हम बोलना चाह रहे कि आप जब, फिर वो बोलेंगे कि अच्छा मेरे जैसे मैं नहीं बोलते कि अच्छा, अपन किसी घर के आदमी को बोलते हैं अच्छा आपको ये करना, मेरे घर पे ये सामान आज आज दिवाली की सफाई करा दो, आज मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा। सिंपल, अमेरिका ने इंडिया, चाइना या काफी कंट्री के साथ ये करना चालू किया कि अच्छा आपको डॉलर चाहिए तो आप हमारा IT का काम करो, आपको डॉलर चाहिए तो आप हमारे चड्डी बनियान बनाना चालू करो। लेट्स इन केस ऑफ चाइना, चाइना का एग्रीमेंट हुआ था 78 79 में, चाइना का जिसको हम बोलते हैं ना, चाइना ने उसके बाद बहुत ग्रोथ किया। वो ग्रोथ का आखिर 5-10 साल बाद थीसिस आएगी कि वो ग्रोथ थी या क्या था, लेकिन 78 79 में जब हमारे यहाँ पर भी वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी, एक हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मतलब आप अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे, दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करोगे। चाइना को वन चाइल्ड पॉलिसी बताई गई थी, क्योंकि हम, जैसे मैंने बोला, हम उतने ज्यादा लाइन कभी थे ही नहीं उनके साथ, वो हम उनके कभी अलाई थे ही नहीं। हम लेट से रशिया के लाई थे या किसी के भी थे, या हम वो जिसको बोलते नॉन अलाइन मेंबर्स थे, तो हम किसी के भी अलाइन नहीं थे। चाइना US का अलाई था 78 79 के बाद, ऑन पेपर भी आ गया था, पूरी तरह से आ गया था US का अलाई। तो जब 78 79 में हुआ तो डील ये थी कि हम आपको सारी टेक्नोलॉजी देंगे,
फैक्ट्री बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी, आपको तो कुछ नहीं आता, हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आपको सिर्फ काम करना है, और आपको अपने यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी लानी है। अब वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों लानी है? क्योंकि अगर अपने परिवार पे आप ध्यान दोगे तो हमारा काम कब करोगे 12-12 घंटे, फिर हमको सस्ता गुड्स कैसे मिलेगा? अगर आप अपना खुशहाल जिंदगी जीने लगोगे, पैसे जब आएंगे तो आप 2-3-4 बच्चे पैदा करोगे और आप अपने, आपका ध्यान आप एक परिवार पे होगा। आप जानना चाहोगे 5 बजे मुझे घर पे जाना है, मेरे परिवार वेट कर रहे हैं। जब आपका परिवार ही नहीं होगा तो आप मेरा काम 12-12 घंटे भी करोगे, क्योंकि आपको तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में लाई गई, जो कि इंडिया के तो सारे गोल्ड मेडलिस्ट बोलते कि क्या पॉलिसी थी। ठीक है, वो बात भी खत्म हुई। तो हमको काम दिया गया कि आप रात को जग के कॉल सेंटर पे फोन उठाओ, उनको काम दिया कि आप हमारे चड्डी बनियान बनाओगे। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड के सारे लोगों को काम दिए गए। अब वो कैसे अब पेमेंट करेंगे? वो उनको तो कोई सोना छापना नहीं है, सोने पे पेमेंट करना नहीं, उनको तो डॉलर में पेमेंट करना है। अब तो वो सिंपल सी बात है, घर में प्रिंटर पड़ा हुआ है, उस पर नोट डालना है, आइस डालनी है, मतलब वो सॉरी इंक डालनी है, और वो नोट छप के तैयार, और आपको पेमेंट मिल गया। तो बेसिकली अगर मैं, जब हम बोलते हैं कि हम ज्यादा नोट छापते हैं तो महंगाई आती है, तो इंडिया के लिए सही बात है कि कल के दिन मोदी जी बोले कि ज्यादा आप नोट छाप रहे हो, और यार या तो हमको ये महंगाई के फॉर्म में मिलेगा वापस, या हमको टैक्सेशन के फॉर्म में मिलेगा। तो वो अमेरिका को छोड़ के या अमेरिकन एलाइज को छोड़ के वर्ल्ड की सारी कंट्री के लिए अप्लीकेबल था। अमेरिका के लिए क्यों अप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि जो करेंसी छप रही है वो 30 करोड़ लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। मतलब जो अमेरिकन पॉपुलेशन, मतलब अच्छा या बुरा इफेक्ट वो 30 करोड़ लोगों के लिए नहीं है। वो लेट से आज की डेट में हम 800 करोड़ लोग हैं या 900 करोड़ लोग, वो 900 करोड़ लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो सपोज करो कि उसका जो गुड इफेक्ट है, जब उसने $1 ट्रिलियन का स्टिमुलस फेड ने दे दिया वहां की कंपनीज को, वहां के लोगों को, तो उसका जो गुड इफेक्ट है, मतलब जो बाइंग पावर है, वो तो सिर्फ अमेरिकन को मिली, 30 करोड़ लोगों को मिली। लेकिन उसका जो बैड इफेक्ट है, इन्फ्लेशन, और इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन और इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, वो 800 करोड़ लोगों ने झेला। अच्छी बात किसको मिली? अमेरिकन लोगों को, क्योंकि उनके खाते में पैसा गया। हमको कब उनके खाते से पैसा हमारे पास कब आएगा? जब हम काम करेंगे। उनको पैसा कब आएगा? जब उनके खाते में आ गया। उनके खाते से हमारे खाते में पैसा कब आएगा? जब हम काम करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो हम बोलना चाह रहे हैं वो 800 करोड़ लोगों में वो डॉलर बटा, तो हमने वो हवा में नहीं कमाया, हमने मेहनत करके कमाया। जो 30 करोड़ लोगों के खाते में पैसा गया वो उन्होंने हवा में कमाया। ठीक है, तो अच्छा पार्ट सिर्फ 30 करोड़ लोगों तक सीमित था, उनमें वहां के एनआरआईज भी बोल सकते हैं। बुरा पार्ट हम सब में डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो अगर इन्फ्लेशन आना है वर्ल्ड लेवल पे या कहीं पर भी, तो वो हम हमारा नोट जो छाप रहे उससे तो आना ही आना है। वो जो अमेरिका एक्स्ट्रा छाप रहा है उससे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट होना है। लेट्स से हमारी 100-150 करोड़ पॉपुलेशन है, लेट्स से 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो जो अमेरिका काला 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 धंधा कर रहा है उसका 20-30% इफेक्ट हमको आना है, बुरा इफेक्ट। अच्छा इफेक्ट नहीं, अच्छा इफेक्ट तो लिमिटेड है, वो 30 करोड़ लोगों तक। बुरा इफेक्ट हमको 20-30% ऑफ दैट थिंग हमको झेलनी है। चाइनीज को झेलनी है, जिसको भी झेलनी है, उनको नहीं झेलनी, उनको सिर्फ अच्छा झेलना है। अब जब हमने बोला कि हमको आपका डॉलर पेमेंट नहीं चाहिए, मतलब कि इंडिया, रशिया, चाइना ने, जिसने भी जो भी बोला, अगेन एक इंडिविजुअल एंटिटी ने बोला कि हमको आपका डॉलर नहीं चाहिए, इसका मतलब आप छापोगे तो आप अपने घर में ही रखो। तो 3-4 साल से जो हम अमेरिका में इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वो सॉल्व नहीं कर, क्योंकि उनको काम करना, उनको कभी आता ही नहीं था। 100 सालों से कभी नहीं आता था। वो 50 साल एक गोल्ड स्टैंडर्ड था, लेकिन वो एक स्कैम के साथ था जो कि बाद में एक्सपोज हुआ, और ये 50 साल तक प्योर पैरासाइट कंट्री था वो। तो जब हमने बोला कि हमको तो नहीं चाहिए, आप हम तो गोल्ड ले लेंगे वर्ल्ड में, हमारे पास, हमको अपना, हम बोले कि $500 बिलियन हमारे लिए जाना, नहीं, हमको $500 बिलियन से आगे नहीं जाना। अब जो एक्स्ट्रा पेमेंट आ रहा है हमको, हम उससे गोल्ड खरीदेंगे। चाइना ने बोला हम गोल्ड खरीदेंगे, रशिया ने बोला हम गोल्ड खरीदेंगे। 2019 में मैंने गोल्ड पर रिपोर्ट निकाली थी, जो आप लोगों को मैंने शेयर भी की थी, जुलाई 2019। वो एक इंडिकेशन था कि वर्ल्ड की सारी कंट्री क्या कर रही है। इसका मतलब है कि योर गेम इज ओवर। जो आप हमारे साथ कर रहे थे, योर गेम इज ओवर। क्योंकि अब हमारी, अगर मेरी सेविंग्स आपके डॉलर में नहीं जा रही है, इसका मतलब है आप अपना बिल मेरे पे नहीं फाड़ सकते, मुझे सिर्फ आपकी करेंसी को डिनाई कर देना है।
जैसे कि 100 साल पहले अमेरिकन को डिनाई कर देना चाहिए था कि ये जो आप फैट बना रहे हो, ये जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्राइसिस आएगी मैं झेल लूंगा। आप मुझे क्राइसिस से बाहर निकालने का नाटक ना करें, नाटक ना करें। जो भी क्राइसिस आएगी, वो जो भी रियल इकोनॉमी है, रियल इकोनॉमी में जो भी हो रहा है वो मैं झेल लूंगा, लेकिन आप जो मुझे बचाने का नाटक कर रहे हैं वो ना करें। क्यों? क्योंकि जिसको हम बोलते हैं फिर क्रॉनिक कैपिटलिज्म बढ़ रहा है कि भाई कल के दिन आपने गवर्नमेंट को या किसी को भी पावर दे दी कि भाई वो पैसा छाप सकता है। अब वो अनिल अंबानी को दे रहा है, अदानी को दे रहा है, और फिर हम बोल रहे हैं कि वो अदानी को कैसे दे रहा है। भाई वो पावर हमने दी उनको। अगर हमारी वेल्थ को, हमारे मॉनेटरी सिस्टम को कहीं और दे दें, डिसेंट्रलाइज कर दे, जो कि उन्होंने बिटकॉइन स्कैम निकाला कि दैट इज द डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जहां पर अमेरिकन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। 21 मिलियन बिटकॉइन होंगे तो सिर्फ 21 मिलियन ही होंगे। अगर आपके पास आधा बिटकॉइन, 0.1 बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन है, तो वर्ल्ड की वेल्थ का उतना प्रोपोर्शन आपके पास है ही है। हालांकि वो स्कैम है, लेकिन उन्होंने वो थ्योरी वो गोल्ड से ही चुराई है। सीआईए वालों ने जो मतलब हॉलीवुड बनाया, हॉलीवुड की ज्यादातर मूवी सीआईए फंड करता है, तो सीआईए वालों ने वो कहानी गोल्ड की स्क्रिप्ट से चुराई है कि गोल्ड क्यों लोग लेते थे, क्योंकि गोल्ड को आप पैदा नहीं कर सकते। गोल्ड एक सुपरनोवा इवेंट है, जब सन एक पर्टिकुलर चीज से टकराता है तभी, या स्टार्स टकराते तभी वो गोल्ड बनता है। तो गोल्ड अब जितना है जमीन के अंदर आज के दिन उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा होगा नहीं। आप सिर्फ ढूंढ सकते हो, ढूंढने के लिए मतलब माइन कर सकते हो। उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग वर्ड कॉइन कर लिया। बिटकॉइन को माइन करना होता है, अगेन आपको इकोनॉमिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करनी है, आप उसमें जैसे आपको यहाँ पर माइन करने के लिए मेहनत करनी है, ऐसे बिटकॉइन, मतलब पूरी की पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने गोल्ड से चुराई और बिटकॉइन में छाप दी। अब वो छापना क्यों जरूरी है? क्योंकि सभी को इवेंचुअली समझ में आने वाला है कि एक तो कुछ स्कैम चल रहा है। अमेरिकन को भी समझ में आना था इवेंचुअली, क्योंकि जब ये लाइफस्टाइल वापस जाएगी तो अमेरिकन पे ही सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि उनको तो काम करने की आदत नहीं है। तो अब सपोज करो कि अब वो क्या करेंगे, जब भी उनको ये स्कैम होगा, जैसे एक जमाने में फ्रांस को हुआ था, या 100 ईयर्स पहले अमेरिकन जनता को हुआ था, तो वो क्या बोलेंगे कि यार मुझे फिर से कुछ, अगर ये डॉलर की वैल्यू नहीं है तो मुझे फिर से अपने ऐसे एसेट में जाना पड़ेगा जहां पर ये डॉलर की वैल्यू मेंटेन है, या एटलीस्ट मतलब सेविंग्स मेरी मेंटेन है। तो अगेन वो गोल्ड में जाते, जो कि क्योंकि हजारों साल से तो गोल्ड ही चल रहा है। तो उन्होंने बढ़िया सा एकदम बिटकॉइन का मूवी बनाई, और लोगों को बोला कि कल के दिन आपको डॉलर पे भरोसा नहीं रहेगा, जब, क्योंकि उनको पता है कभी ना कभी वो स्कैम ओपन होने वाला है। जब भी नहीं रहेगा, यू आर रेडी विद बिटकॉइन, आपको गोल्ड बाय करने की जरूरत है ही नहीं। जिस दिन आपका भरोसा पूरी तरह से टूट भी जाएगा गोल्ड से, तो भी आपको, सॉरी डॉलर से, तो भी आपको गोल्ड सिल्वर बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको बिटकॉइन बाय करना है, क्योंकि वो वही चीज है, जो फीचर गोल्ड में है, एग्जैक्टली सेम फीचर बिटकॉइन में है। तो अगर हमारे यहाँ की जनता, अगर वो सपोज करो अमेरिकन जनता जिनके पास ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ वेल्थ है, लेट्स से अभी एज ऑफ टुडे, या लेट्स से अभी तो $2 ट्रिलियन कल परसों चले गए, लेकिन बेसिकली महीने भर पहले उनके पास ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ वेल्थ है, और अगर उनको उनके सिस्टम से हटना है, और अगर वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ को लेट्स से किसी और एसेट क्लास में मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड में करते हैं, तो वो गोल्ड की प्राइसेस कहां चली जाएगी? अगर हमको लगना है कि भाई वो 8,000 टन ही है उनके पास, एक्चुअल में 8,000 टन है, या 10,000 टन है, या 15,000 टन है, या 5,000 टन है, वॉट एवर इट इज, और उनके पास $50 ट्रिलियन की वेल्थ है। अब उसका 10%, 20%, 30% वेल्थ उनको कहीं और शिफ्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में करना है। अब भाई अमेरिका के पास गोल्ड तो उतना ही है, तो फिर वो गोल्ड की प्राइसेस क्या आ जाएगी? अगर गोल्ड की प्राइस ऑल ऑफ सडन बढ़ने लगी, तो फिर तो पूरा स्कैम बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगा, जो उनको 2030 तक का टाइम चाहिए पूरे स्कैम को, पूरा चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वो उनको टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत क्विकली हो जाएगा। फिर जैसे मैंने बोला ना कि वो $35 से $850 हो गया था, 800, मतलब जब वो 71 में तोड़ा था, मतलब 25x इन 8 ईयर्स। ठीक है, अगर वो इतनी स्पीड से होगा, तो फिर तो वो बहुत अनमैनेजेबल हो जाएगा, क्राइसिस आ जाएगी अमेरिकन रोड्स पे। तो उनको वो नहीं करना। उनके पास इस बार अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर आपको, जिनको भी, किसी को 2015 में रियलाइज हुआ हो, किसी को 2013 में, किसी, तो सब लोग बिटकॉइन में शिफ्ट हो रहे हैं, वहां के सारे लोग बिटकॉइन में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, सारे लोग स्मार्ट बन के बोल रहे हैं कि नहीं मुझे पता है कि डॉलर खत्म है और मैं बिटकॉइन में जा रहा हूं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो चीज क्या है। मुझे भी नहीं पता है फ्रैंकली। मैं ये मानता हूं कि दैट इज ओनली अ सीआईए क्रिएशन, वो सिर्फ अमेरिकन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया है।
क्यों? क्योंकि जिस दिन वो डॉलर से शिफ्ट होना चाहेंगे, अगर वो गोल्ड पे चले गए, तो जो गोल्ड की प्राइस वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई आज $3000 है। चाइना के एक्सचेंज में क्या चल रहा है, इंडिया की ब्लैक मार्केट में क्या, वी डोंट केयर। आप हमसे लेके जाओ $3000 में, कहीं और से महंगा क्यों खरीद रहे हो? अब वो जो $3000 या जो भी डॉलर को वो मेंटेन कर, वो तब तक मेंटेन कर पाएंगे जब तक उनके पास वो गोल्ड शीशे में है। जैसे मैंने बोला 22,000 टन से 8,000 टन आ गए थे। तो अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि $3000 फेयर वैल्यू है, और अमेरिका की सारी जनता अमेरिकन बैंक के सामने जाके खड़ी हो जाए कि भाई ठीक है $3000 कोई बात नहीं, आप मुझे कन्वर्ट कर दो, तो फिर तो उनके पास उतना गोल्ड है नहीं, और फिर उनको प्राइस चेंज करनी पड़ेगी, या तो फिर वो बोलना पड़ेगा कि नहीं आप गोल्ड नहीं ले सकते या ओन नहीं कर सकते। तो इस बार उन्होंने क्या किया, नहीं ये ओन करो नहीं करो, हम वी डोंट केयर, गोल्ड कोई करेंसी, ये तो सिर्फ पत्थर है, ये तो सिर्फ पत्थर है, ये कुछ चीज है ही नहीं, हमको वी डोंट केयर। आपको चाहिए कि इतना पत्थर, हमारे पास ढेरों पड़ा हुआ, आप लेके जाओ $3000 में। तो बेसिकली थ्योरी नाउ इज दिस कि ये कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये सिर्फ पत्थर है, आपको कितना भी चाहिए हम आपको दे रहे हैं। अब आप ही मांगने नहीं आ रहे हो, क्यों? क्योंकि आप बिटकॉइन में जा रहे हो, आप ही मांगने नहीं जा रहे हो। अमेरिकन जनता या यूरोपियन जनता या जो भी, आप ही नहीं मांग रहे हो, इसलिए। अदरवाइज तो $3000 में अवेलेबल है। हाँ, अगर आपको लगता है डॉलर में कोई प्रॉब्लम है तो हम कब मना करें, ठीक है आप बिटकॉइन में चले जाओ, आप ही जा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी करके हमने आपके दिमाग में डाला है कि आपको कहां जाना चाहिए, कल के दिन आपका भरोसा टूटेगा। इसलिए मैं बिटकॉइन के खिलाफ हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी प्राइस क्या जाएगी नहीं जाएगी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो क्या है। मेरा तो ट्रस्ट नहीं है, मेरा ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ गोल्ड सिल्वर में है। अब आप में से जिसको भी लगता है कि ये क्राइसिस सीरियस है और आगे बढ़ेगी, तब जाके आपको क्या करना है वो आपको देख लो। यहां से प्राइस क्या आएगी क्या नहीं आएगी, ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये मेरा आंसर भी आप लोगों को नहीं हो सकता कि क्या क्या करना क्या नहीं चाहिए। लेकिन ये क्लियर था, इस डिकेड में ये सिस्टम कोलैप्स हो ही जाएगा। जो भी ये सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 50 सालों से जो चला, एक्चुअली वो 100 साल से पूरा स्कैम था। पूरा स्कैम तो 100 साल होते, लेकिन 50 साल से वो लीगलाइज हुआ, एक्सपोज हुआ, और बाद में तो ये प्रॉपर स्कैम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये जो भी 50-100 सालों से चल रहा था, ये इस 10 सालों में ये इसको खत्म करना है। इतनी जल्दी कोई खत्म क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि यहाँ पे सब लोग अलाइन है, सबके पास डॉलर पड़े हुए अपने अपने खाते में, इसलिए सब लोग धीरे धीरे करके कन्वर्ट कर रहे हैं। वही अमेरिका से जाके लंदन बुलियन एक्सचेंज से जाके वो $3000 में कन्वर्ट करवा रहे, किसी ने $1800 में कन्वर्ट करवा लिया 2-4 साल पहले, किसी ने 2100 पे, किसी ने 2200। ये सेंट्रल बैंक्स की बात चल रही है, सभी ने अपनी अपनी रेट पे कन्वर्ट करवा ही रहे। कोई अपना यूएसडी में रिजर्व्स नहीं बढ़ा रहा है। बाय द वे, रिजर्व्स नहीं बढ़ा रहे का मतलब क्या है? वो ट्रेजरी बाय नहीं कर रहे हैं यूएस की। इसलिए अगर जब बाय नहीं कर रहे हैं, तो अगर डिमांड नहीं है ट्रेजरी की, इसलिए उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है अमेरिका में। जो पहले 0.25% इंटरेस्ट रेट था, अब मैं 0.25 में इंटरेस्ट नहीं, तो वो बोला अच्छा आप 0.25 में नहीं चाहिए, मैं 1% देता हूँ। अब मैं 1% भी नहीं, चलो मैं 2% देता हूँ। इसलिए वो 4% पे आ गए, क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड। आपकी करेंसी आप रखो, मैं अपना सेविंग्स कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सेंट्रल बैंक्स की बात कर रहा हूँ। यूक्रेन की जब क्राइसिस हुई थी, आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया का सिल्वर का नंबर, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा क्वांटिटी सिल्वर बाय की। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि वर्ल्ड का मॉनेटरी सिस्टम इतना ज्यादा एक्सपांड हो गया है कि यू कांट अलाइन इटसेल्फ ऑन द गोल्ड इटसेल्फ। अगर ये होना भी है, आपको कहीं ना कहीं पे सिल्वर लाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर बड़ा डिफरेंशिएशन आने वाला है। आपको 80-90% स्टॉक मार्केट क्रैश के लिए तैयार होना पड़ेगा, आपको हाउसिंग क्रैश के लिए तैयार होना पड़ेगा। मतलब आधी वैल्यू हो गई, 20% वैल्यू रह गई, 10% वैल्यू रह गई। इसका मतलब ये नहीं आपके पास वही का वही एसेट है। 100 ग्राम गोल्ड है तो 100 ग्राम गोल्ड है, एक घर है तो एक ही घर। आपको समझना है कि जो आपको हवा में 100 से 1000 रुपए लेके गई थी चीजें, जो आपको लगा था अब आप करोड़पति हो गए। एक जमाने में हम लखपति बोलते थे, अब हम करोड़पति और अरबपति बोल रहे। फीलिंग वही की वही है। जो आज से 50 साल पहले लखपति फील करता था, आज करोड़पति वो फील नहीं कर पा रहा। तो ये सब नंबर है। तो ये जब मैं बोलना चाह रहा हूँ 90% स्टॉक मार्केट के, इससे आपके असेट्स में कोई इंपैक्ट नहीं है। आपकी परचेसिंग पावर आपको कैसे बढ़ानी है इस डाउनफॉल में, या जैसे वो आपको सोचना है, उससे सेट में कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, साइकोलॉजिकली जैसे मैं बोलता आज मेरा 50 लाख का पैकेज है, हमको फील गुड फैक्टर आता है, लेकिन फिर भी मैं निर्मला सीतारमण को गाली देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 50 लाख में भी अफोर्डेबल नहीं हो रहा है कुछ चीजें, और फिर कल के दिन मेरी सैलरी 5 लाख हो जाए और मुझे सब कुछ अफोर्ड हो जाए, तब जाके मैं गाली तो फिर भी दूंगा कि यार मार्केट तो क्रैश हो गया, इकोनॉमी तो क्रैश हो गई, लेकिन फिर भी मुझे फील गुड फैक्टर पता नहीं क्यों आ रहा है। वो मेरा खुद का टैलेंट हो सकता है कि मैं ज्यादा अच्छा फाइनेंशियल प्लानर बन गया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन ले सकते हैं। ये सब कुछ रैंडम चल रहा था, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी चाहिए, और ये एक्चुअल में 15-20 घंटे का सेशन होना चाहिए था।
इसलिए मैंने बहुत ही रैंडमली सारी बातें की। क्वेश्चन आंसर से हो सकता है थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आएगी आप लोगों को, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो। हेलो, मैं सभी का माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर जिसको भी क्वेश्चन वो डायरेक्टली पूछ सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम्म। गोल्ड नहीं बनाया जा सकता वैसे जमीन भी तो नहीं बनाई जा सकती, लैंड भी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लेकिन मैं अफ्रीका में बैठा हूँ, मुझे तुम्हारे यहाँ की पूना की इस लैंड का क्या मतलब है? मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे आपकी लैंड का क्या मतलब है? देखिए, आपको ये समझना है, सेविंग्स लैंड्स में हो सकती है, लैंड एक असेट क्लास है, लेकिन कल के दिन आपके आसपास के एरिया में लोकेलिटी चेंज हो गई, डेमोग्राफी चेंज हो गई, मैं वर्ड यूज करना नहीं चाहता डायरेक्टली, तो आपकी लैंड की क्या वैल्यू है? आपने 1 करोड़ का लैंड लिया, आपके आसपास के एरिया में डेमोग्राफी चेंज हो गई अगले 10 सालों में, अब आप उस लैंड पे रहना चाह रहे, तो डोंट डोंट किसी, आपको ये समझना है कि हम मनी की बात कर रहे हैं, हम असेट की बात नहीं कर रहे भाई। आपको ये समझना है कि मनी क्या होती है, मनी विल नेवर लूज इट्स वैल्यू, तभी वो मनी है, अदरवाइज वो करेंसी है, अदरवाइज वो असेट है या एक्स वाई जेड बुलशिट है। मनी वही है जो कि वैल्यू को मेंटेन कराए इन एनी सर्कमस्टांसेस। लैंड की वो वैल्यू नहीं है, अगर मैं ऐसी बात करूं तो। बाई द वे जैसे हम बोलते हैं कि 70% फॉरेस्ट है, ये है वो है, हमको क्या फर्क पड़ता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग, हम तो वैसे भी जानवरों के जैसे जीना चालू कर दिए, एसी लगा लगा के हम घर में बैठे हुए। तो अगर हमको पेड़ पौधे काट के या एनवायरनमेंट को हार्म करके हमको हमारी लाइफस्टाइल में जीने की आदत हो चुकी है, तो हम और ज्यादा जंगल काट लेंगे। और वैसे भी हमको डब्बों में रहने की आदत हो गई, 30 फीट ऊंची, 30 स्टोरी की मंजिल है, तो वहां पर जमीन कहाँ चाहिए फिर आपको? आप तो वैसे भी 2 करोड़ दे ही रहे हो ना, वो जहां पर 30 वाले मंजिल बनी, तो वहां पर तो जमीन है ही नहीं। आपने अवश्य। 100 फीट पे आपने से 1000 फीट बना लिया, कल के दिन गवर्नमेंट बोलेगी आप 2000 फीट बना सकते हो, कल के दिन गवर्नमेंट बोले 3000 फीट बना सकते हो, तो वो जमीन कहाँ है फिर? Amit, my question is regarding the manufacturing sector. जैसे ही डॉलर डिवैल्यूएशन होगा एंड इट विल गेट डिवैल्यूड, बट इंडिया करेंसी के अगेंस्ट कितना डिवैल्यूएशन होगा? बिकॉज इंडिया इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग सी इकोनॉमी। सी दैट इज सी क्वेश्चन वन। सेकंड क्वेश्चन इज आईटी इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है नेक्स्ट अच्छा 5 years खासा, में अच्छा बिकॉज खासा ऑफ डॉलर डिवैल्यूएशन? अच्छा खासा। देखिए, आपको आपको ही समझना है, आपको ये समझना है 70 रुपए पे आपकी इंडस्ट्री में क्या होगा। लेट से आपकी कंपनी का मार्जिन आपको 1000 करोड़ है और वो प्रॉफिट दिखाती है 300 करोड़ रुपए, तो 1000 करोड़ का जब उनका रेवेन्यू 800 करोड़ होगा, या तो आपको फायर करना पड़ेगा, या तो आपकी लेट से मतलब सैलरी कट करनी पड़ेगी, या रोबोट्स को लगाना पड़ेगा वो प्रॉफिट अंडरस्टूड। मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डॉलर वर्सेस रुपी डेप्रिसिएशन will it be too much because we are not manufacturing based economy, so हम dependent है ना आउटसाइड वेस्टर्न वर्ल्ड पे, we don't manufacture everything, right? नहीं नहीं, ये हमारा डिसीजन है कि हमको वो जो भी ट्रांजिशन है, अमेरिका को, जैसे मैंने बोला, कौन किस रास्ते पे कितना आगे चला गया, ये सबने डिसाइड कर लिया कि सबको वापस आना है। हमने but that डिसाइड will कर take लिया, time. चाइना ने कर लिया, अमेरिका ने भी कर लिया भाई दबे। हमको भले लग रहा था डोनाल्ड ट्रम्प बचा लेगा अमेरिका को, आपके सेंस में मतलब कि आईटी सर्वाइव करेगी, डॉलर 90 रुपए रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा, और वो मजे करेंगे और हम काम करेंगे 12 घंटे। जब संभालने का मतलब ये होता है, जब ये सब नहीं हो रहा है तो एक्चुअल में संभाल नहीं रहा है, हर कोई अलाइंड है इस बात पे कि ये सब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, आपको ये डिसाइड करना है कि 70 रुपए पे आपकी कंपनी पे क्या इफेक्ट आएगा। लेट से कल के दिन 40 होता है, तब क्या इफेक्ट आएगा। लेट से कल के दिन 22 रुपए होता है जो सीआईए का टारगेट है, तब क्या होता है, वो आपको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्या आएगा, लेकिन एक रैंडम नंबर मैंने दिया हुआ है कि 50% डाउन इन 5 years, Okay, एक understood. रैंडम और नंबर है। manufacturing, इवेंचुअली क्या होगा नोबडी नो, लेकिन आपको ये समझना है कि एटलीस्ट 70 रुपए पे क्या होगा। अंडरस्टूड। सो मेरा व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज बिकॉज इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है इंडिया इन ऑल द सेक्टर्स, स्टिल डिपेंडेंसी इज देयर ऑन इंपोर्ट्स। तो जो डिवैल्यूएशन होगा डॉलर का अगेंस्ट द रुपी, दैट माइट नॉट बी दैट मच एज कंपेयर टू चाइना एंड अदर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। आपको क्या लगता है?
आपको ये समझना पड़ेगा कि कल के दिन जब नए सिस्टम में जाएंगे तो ये करेंसी का जो हम ये डिवैल्यूएशन ये सब बोल रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि ये सब बातें हवा में चल रही थी इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि किस करेंसी की क्या वैल्यू। कल के दिन जब हम एक नए सिस्टम में जाएंगे, अगर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सेट से उसको अलाइन कर देंगे कि दिस इज फिक्स। अब एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, उसको बिजनेस करना बहुत आसान है। जैसे मैंने बोला कि $35 50 सालों तक रेट रही गोल्ड की। अब किसी को अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है, यूरोप को करना है, चाइना को करना है, इंपोर्ट करना है, उसको पता है कि 50 साल बाद भी यही रेट है, तो उसको अपनी बिजनेस प्लानिंग बहुत आसान है। तो अभी हम क्या बार बार करेंसी की वैल्यू पे बहुत फोकस कर रहे हैं, करेंसी की, नॉट मनी। इवेंचुअली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो करेंसी की जगह हमको मनी की तरफ मूव करना है। तो ये बहुत ही अलग सिस्टम हो सकता है जो अभी हम इमेजिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारी 50 साल पुरानी कोई मेमोरी ही नहीं है, इसलिए नहीं है। अदरवाइज वो एक बहुत ही अलग सिस्टम भी हो सकता है। तो आपको ये सब फोकस नहीं करना है कि मैन्युफैक्चर, हम मैन्युफैक्चर करके किसको एक्सपोर्ट करेंगे, हम हमारे अरे अंडरस्टूड। जैसे हम लेट अस बाइफरकेट द सेक्टर्स। जो सेक्टर्स में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इमीडिएटली नहीं कर सकता फॉर नेक्स्ट 2 डेकेड्स, लेट्स से, बिकॉज़ हम 1-2 डेकेड में रिटायर हो जाएंगे। फोकस क्यों कर, मुझे वो नहीं समझ रहा। मैन्युफैक्चर हमको क्यों करनी है, बताइए किसको एक्सपोर्ट करना है? हम इंडियन कंज्यूमर से बात कर रहे हैं, हम वो धीरे धीरे कर ही रहे हैं। अगर हमको बोलना चाहिए कि हमारे दिमाग में ऑब्सेशन है ही क्यों कि चाइना जैसा बनना है हमको। अरे चाइना बेवकूफ बन गया 40 साल से, बन गया। तो आपको हमारा जो ओवर एम्फेसिस है। सर मैं समझ गया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमम लेवल पे हो इंडिया में जिससे कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस हो और थोड़ा रुपी स्ट्रांग हो। अगर रुपी स्ट्रांग होगा तभी आपको इसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। आपको 10-12 साल में ये सारे डेटा देखो, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। मैं अभी आपको बताऊं, वो फालतू में बेसिकली काफी कुछ हमने कर लिया। इंपोर्ट्स का आप रियल नंबर देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। बहुत कुछ हमने ऑलरेडी कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कहाँ थे, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते थे इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम पेट्रोलियम इम्पैक्ट कितना ज्यादा इंपोर्ट करते थे, आज हमारा पेट्रोलियम में क्या सिचुएशन है। आप वो डेटा देखो तो हम वो परसेप्शन में जी रहे हैं आज भी, कह रहे वो वही इंडिया है 2014 से पहले वाला। नहीं है वो इंडिया भाई। आप देखो तो क्या क्या चेंज हो गया है। अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी आज भी पढ़ोगे 2025 में कि वो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये आप जाके आप एक बार नोएडा में जाके देखिए वहां पे सेक्टर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं। नोएडा में जाके आप देखिए एक बार मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस कैसे बन रहे हो। यस वो तो अभी यूएस एमएनसीज का जॉब छोड़ के शैल वी टारगेट इंडियन? नहीं, ये मेरा काम नहीं है। देखिए मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, वो तो मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर लोग 40, 45, 50 साल के, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज जॉब या जो भी। लेकिन आपको आपकी नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि आपको जो पिछले 50 सालों का जो एक्सपीरियंस है, आपको वो साइड में हटाना ही पड़ेगा। वो एक अलग सिस्टम चल रहा था। अगर आप कर सकते हो अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन। पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। पढ़ाई की वैल्यू से 50 साल पहले ही आई थी। उससे पहले कोई पढ़ाई नहीं होती थी। हर कोई अपने घर का सेठ था, अपना खानदानी बिजनेस में था। पढ़ाई है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब मैं इंडिया की बात करूं, नहीं, आई अंडरस्टैंड एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा एनकरेज होगा बिकॉज लोकल इकोनॉमी बूस्ट करेगा। अभी द वेस्टर्न वर्ल्ड डाउन होगा, आई अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट 10 या 20 इयर्स में कि हम एक मेजर शिफ्ट तो नहीं ले सकते, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में रहने में सेफ्टी है अगर हम इंडियन कंपनीज में रहे। सी एट अ जॉब लेवल बोल रहा हूँ। सेफ्टी इन द सेंस, सेफ्टी क्यों नहीं, काम तो हमेशा रहेगा। आपको वो जो एक्स्ट्रा पर्क्स मिले हुए थे, मैं आईटी में हूँ, बाकी लोग बाइक पे घूम रहे हैं, में फार्मा में या ऑटोमोबाइल में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं एसी में बैठा हूँ और मैं 20,000 कर रहा हूँ, बाकी लोगों की 8,000 जॉब सैलरी है। वो जो बात थी ना, वो नहीं रहेगी। वो अभी भी होना चालू हो गया, वो नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब नहीं। तो आपको तो रहेगा, करेक्शन होगा। सी 30% ज्यादा है। माय कैलकुलेशन इज फॉर अ 22 ईयर एक्सपीरियंस गाय इन आईटी, ही इज 30% मोर देन ऑटोमोबाइल या फार्मा या कोई और इंडस्ट्री में। वो आईटी वालों के साथ भी स्कैम हो गया। मैं आपको अगेन फिर से डॉलर टर्म्स से बोलूं, आपको समझना है कि डॉलर टर्म्स में, मतलब सपोज करो कि मैं आपको एक सिंपल बताऊं, ये जो एक्सरसाइज चालू हुई है 2020 से 30 के बीच में, ये एक्सरसाइज यूरो ने भी की थी। यूरो आया था आई थिंक 99-2000 में, कब आया था, ये यूरो ने भी किया था। जिसको हम अभी जो बोल रहे हैं डी डॉलराइज या ये सब नहीं चलेगा,
यूरो मतलब अमेरिका के एलाइन ने ही यूरो लॉन्च किया था। यूरो इज द फीचर ऑफ रिजर्व करेंसी। हम भी मजे लेंगे, सिर्फ अमेरिका Okay. क्यों मजे लेंगे, ठीक है। तो जब यूरो Okay. लॉन्च हुआ, यूरो जब लॉन्च हुआ तब भी ये सब क्राइसिस आई थी, आईटी जॉब्स गई थी, आप याद करो। हमको लग रहा होगा कि दीज आर रैंडम इवेंट्स, उनका कोई रिलेशन नहीं है, नहीं, उनका सबका रिलेशन है, सबका रिलेशन है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था तब आईटी पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आया था, लेकिन समहाउ अमेरिका ने वो 9/11 कर दिया। 9/11 मतलब अमेरिका के ऊपर हुआ, लेकिन वो सबको पता है कि वो क्या था। फिर उसके बाद वो वॉर किया, Okay. अगेन लोगों का फोकस फिर से वो वॉर इकोनॉमी पे आ गया, अमेरिका सर्वाइव कर गया, वो यूरो का Okay. डेंट, ठीक है। Okay. लेकिन आपको मैं Okay. दूसरा नंबर देना चाहता हूं कि यूरो के टाइम पे जो भी डाउ जोन्स का लेवल था, स्टॉक मार्केट, जो भी नेस्डेक का लेवल था, जो भी निफ्टी का लेवल था, 2000 से लेकर हम 2025 आ गए, 25 ईयर्स में। मैं आपको नंबर्स बता दूं, नंबर कहां पर है, कहीं पर मैंने लिखे हुए हैं। हाँ, निफ्टी था 1750, तो 13x। डाउ था 12,000, अभी डाउ है 38,000, तो 3x। नेस्डेक था 48,000 ऑन द टॉप ऑफ दैट बुल रन, और अभी है 16,000, अगेन 3x। तो यूएस स्टॉक मार्केट 3x हुआ इन लास्ट 25 ईयर्स। इंडिया का निफ्टी 13x हुआ इन लास्ट 25 ईयर। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो है, जो कि हमको समझना है, कि जो हम मॉनेटरी सप्लाई करते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में रिटर्न आ रहा है, वो कहीं पे रिटर्न नहीं है। जो लोग एफडी कर रहे हैं वो सब बर्बाद हो गए 25 सालों से। वो ऐसे कि गोल्ड का यूएसडी में रिटर्न है 10x। मतलब कि जब ये क्राइसिस नहीं आई थी, गोल्ड की रेट चल रही थी $300। 2000 में गोल्ड की रेट थी $300, आज वो $3000 है, तो 10x। तो एक अमेरिकन इन्वेस्टर he made 3 to 4x in, let's say, stock market, or he made, let's say, 8 to 10x in gold। मतलब उसने कोई दिमाग नहीं लगाया कि भाई फेड क्या कर रहा है, आज क्या हो रहा है इकोनॉमी के, उसको किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं बनना है। उसने सिर्फ अपनी पैसा करेंसी की जगह मनी में स्टोर किया हुआ है, और मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया में आग लगने दूं, ठीक है। तो यूएस ने गोल्ड की होल्डिंग करी। लेट मी कंप्लीट। ही मेड 10x। अब हम इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया में निफ्टी ने 13x किया, इन इंडिया गोल्ड ने 20x किया। मतलब उस समय गोल्ड की रेट क्या थी, 4,500, और अभी 90,000 हम बात करें तो गोल्ड ने 20x किया। तो अब मैं आपको परसेप्शन समझाना चाह रहा हूं कि हमारे दिमाग में, किसी के भी दिमाग में ये नहीं था कि गोल्ड सिल्वर कोई इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पत्थर है। लेकिन जिसको हम सबसे ज्यादा परचेसिंग पावर के लिए मेंटेन करते हैं, ना ही अमेरिका में ना ही इंडिया में, ये दो कंट्री इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन दोनों कंट्री में ही सेक्युलर बुल रन है बाय द वे। बाकी किसी कंट्री में तो सेक्युलर बुल रन भी नहीं है। मतलब सेक्युलर बुल रन का मतलब ये है कि एवरी साइकिल में, हर 3 से 4 साल में आपको स्टॉक मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखे। जापान में जैसे 30 साल तक नया लाइफ हाई नहीं मारा, चाइना में शायद 2008 के बाद से लेकर अभी तक नहीं मारा, तो बेसिकली 15-20 साल तक उनके स्टॉक मार्केट में कोई रिटर्न नहीं है। ऐसे वर्ल्ड के बहुत सारे स्टॉक मार्केट, सिर्फ इंडिया यूएस दो ही वर्ल्ड की इकोनॉमी है जहां पे लिटरली सेक्युलर बुल रन है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आज से 5 साल बाद कुछ चीजें ऊपर होंगी। रीजन हाई कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, या चाइना जापान ओवर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है और कंज्यूमर उतने मिलते नहीं है ओवर। ये सब हमने 2 घंटे की सेशन की, ये 15-20-25 घंटे की कहानी है, और हो सकता है उससे भी ज्यादा की कहानी है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमको हाई लेवल हाँ, हाई लेवल पे बता दीजिए एक बार, मतलब डिफरेंस क्या है इंडिया ग्रोथ। मैं बताऊं, जब रॉकेट साइंस होगा कि रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, तो मैं हाई लेवल कैसे समझूं? मैं बोलूंगा आग लगी और ऊपर चला गया, लोग हाई लेवल। आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपको भी दिख रहा था कि अच्छा हवा, आग लगी और ऊपर चला गया। देखिए, कुछ किसी चीजों में हाई लेवल होता ही नहीं है। आपको बहुत अच्छे अंदर तक जाना पड़ेगा। और गलती ये हो रही है, कोरोना के टाइम पे हर कोई डॉक्टर है, अभी हर कोई जियोपॉलिटिकल और डॉलर का एक्सपर्ट है। आपको बहुत गहरे उतरना पड़ता है चीजों में, सही डिसीजन के लिए, सही असेसमेंट के लिए। बाकी तो हवा में हम कुछ भी बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे 3 साल पहले रहा था कि डॉलर को कोई हिला सकता। 5 साल पहले अरे वो सुपर पावर है, वो सबके रॉकेट मिसाइल दागेगा और अब सब पीछे हट जाएंगे। ये चलता था सोशल मीडिया पे, इस ग्रुप पे भी चलता था, बाय द वे, डिफाइन इंडिकेट पे। तो अगर आप नॉर्मल बात कर रहे होगे, मतलब सुपरफिशियल बात कर रहे होगे, आपने सोशल मीडिया से कंटेंट लिया होगा, तो आप भी वही सोच होगे। आप प्रिपेयर नहीं कर रहे होगे अपने आप को पिछले 5 सालों से। नहीं, हम तो रिसर्च नहीं कर रहे, आप पे रिलाई कर रहे हैं। आप डेटा दो,
आप बोलते हो प्रीशियस मेटल, तो प्रीशियस मेटल सफिशिएंट सप्लाई में है, हम उसको फिर उसी को इन्वेस्ट करें और एक इक्विटी में नहीं नहीं रखें? नहीं, देखिए अगेन अगेन क्लियर आंसर, मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक बात समझाने आया हूँ। नहीं, मैं एसेट आपको सिर्फ एक एलोकेशन बात की समझाने आया हूँ। अगर आप मैं आपको अपनी बुलिश सिनेरियो समझा दूं, मैं आपको बेरिश सिनेरियो समझा दूं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये सेशन 3 साल पहले होना चाहिए था, जब मैंने बहुत पुश किया था ग्रुप पे, बहुत पुश किया था। आप देखिए हिस्ट्री में जाके मैंने बहुत पुश किया था कि आप समझ लो कि क्या होने वाला है। अच्छा, मेरा हमको नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन है, पता था। इंडियन रुपीज में फॉरेन ट्रेडिंग होगा? ऑल द जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, विल इंडियन रुपी डोमिनेट एज अ फॉरेन ट्रेडिंग करेंसी? अमित एंड अमित, एक मिनट अमित, हमें शायद दूसरे क्वेश्चंस भी लेने होंगे Q&A में, हाँ दूसरे हाँ, आई क्वेश्चन थिंक मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच ये हो रहा है, या तो श्योर, डिस्कस करते हैं। सॉरी ओके ओके, श्योर श्योर। So Amit, I have a question, and sorry for missing for the first 10 minutes. I had a doctor appointment. So are you saying that in India as well, we are printing money without linking to the gold? Was that a first 10 minutes, or just हाँ yes or no would also हाँ, make sense? सो इंडिया की बोले या इंडिया बोले या कहीं पे भी बोले, हमको ये समझना है कि पहले हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे। जब हम क्रूड ऑयल स्टैंडर्ड पे आए, जो हमने 73 में किया, तो एक्चुअल में इट वाज नॉट अ क्रूड ऑयल स्टैंडर्ड। वो हमको वर्ल्ड में करेंसी की मैनिपुलेशन के लिए थे, लेकिन एक्चुअली इट वाज अ डॉलर स्टैंडर्ड। डॉलर स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि डॉलर जितना आपको छूट दे रहा है प्रिंट करने की, उस हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हो। आपने अपनी जान तोते में बंद कर दी फेडरल रिजर्व के, इसलिए आप हर रोज देखते हो कि फेड क्या कर रहा है। हम इतना नहीं देखना चाहिए भाई, वो अलग कंट्री, हम अलग कंट्री है, वो कहाँ इंटरेस्ट रेट लेके जा रहे हैं, हम क्या, हमको उससे क्या मतलब होना चाहिए। लेकिन जब हम डॉलर स्टैंडर्ड पे हो गए, मतलब पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं था वो, उसके ऊपर सुपर लेप पे डॉलर स्टैंडर्ड था। तो अमेरिका क्या बोलता है कि आप मेरे पीछे गोल्ड है, आप वो सब दुनिया की झंझट में मत पड़ो। मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर मैं इतना डॉलर छाप रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पीछे इतना डॉलर होगा ही, गोल्ड होगा ही होगा। अब आप, मैं आपको जितना अलाउ कर रहा हूँ सांस लेना, आप अपनी इकोनॉमी को उतना एक्सपांड कर सकते हो, मैं जितना अलाउ कर रहा हूं आपको, ठीक है। फिर भी हमको डॉलर, हमको हमको उन पर क्यों भरोसा है? क्योंकि हमको पता है कि हम डॉलर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम पीछे किसी एसेट पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक बात फेयर हुई। फिर उन्होंने बाद में ये बोल दिया कि भाई वो पीछे तो एसेट है ही नहीं, अब हम सिर्फ डॉलर के भरोसे हो गए। अब बात ये कि किसी को हटना चाहिए था कि भाई ये सब, तो बात ये है कि जब एक एक करके लोग हटना भी चाहते थे, तो कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते थे। कहीं सद्दाम हुसैन को बोल दिया गया आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, या गद्दाफी को कुछ बोला गया, या जब यूरो को आया, यूरो जब हुआ था, आपको ये देखना है कि डॉट कॉम क्राइसिस हुआ यूरो के जस्ट लॉन्च के बाद, ठीक है। क्राइसिस के बाद अमेरिका को पसंद नहीं आया कि यूरो ने हमारा मतलब 20% शेयर ले लिया, 30%। आई थिंक अब ग्लोबल रिजर्व करेंसी में यूरो 20% है, मतलब 20% वाले मजे यूरोपियंस लेते हैं, 70-80% वाले मजे अमेरिकन लेते हैं, हमारे 800 करोड़ लोगों के। तो जब वो ये लॉन्च हुआ था, अमेरिका ने एज अ रिटेलिएटरी मूव चाइना को WTO में लाया था। मतलब ये कि हम आपसे ज्यादा बिजनेस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप तो मजे लेने पे आ गए, अब हम चाइना से ज्यादा बिजनेस करेंगे। तो WTO में चाइना को लाया गया। तो घूम फिर के हम ये बात बोलना चाह रहे कि डॉलर जब स्टैंडर्ड पर शिफ्ट हुआ, एक्चुअल में वो शुरू से डॉलर स्टैंडर्ड हो गया था, विद द बैकिंग ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। फिर जब डॉलर स्टैंडर्ड हो गया, जब सभी के सामने वो चीज एक्सपोज हो गई, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल लीडर में वो ताकत नहीं थी। मैं बोलूं कि उस समय इंदिरा गांधी को डिसीजन लेना चाहिए था, इफ शी वाज आयरन लेडी, कि नहीं ये सब हम नहीं मानेंगे और हम ये डॉलर स्टैंडर्ड से भी बाहर आएंगे। अगर ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है तो हम डॉलर स्टैंडर्ड से भी बाहर आएंगे। उस समय वो इंदिरा गांधी को वो डिसीजन लेना चाहिए था। अगर वो हम डिसीजन ले लिए होते उस समय, तो आज ये कंट्री बहुत अलग लेवल पे होती। तो पॉइंट ये है कि वो एक कंट्री या 5 कंट्री या 10 कंट्री को वो सिस्टम से बाहर आ जाना चाहिए था ये 50-100 साल में। ये 2014 तक नरेंद्र मोदी को क्यों वेट कर रहे थे कि जब मोदी ने नोटबंदी की। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मोदी को इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए इस सब इवेंट में। 2014 में मोदी जी आए, फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई, 2016 में नोटबंदी आई, यूपीआई आया, ये सब कुछ उसी में है कि सपोज उन्होंने बोला मैं एचजीबी लॉन्च करता हूँ। बेसिकली उनके दिमाग में होगा ना कि आगे का वर्ल्ड क्या है, मान लो 2025 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा, जैसे अभी वो बताते हैं हवा में कि 2047 में ऐसा कुछ होगा। तो जब 2014-15 में ये कोई स्कीम्स आ रही हैं, आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है, सभी का आधार कार्ड होना चाहिए, सभी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, यूपीआई होना चाहिए, आप एसजीबी लाओ, आप फिजिकल गोल्ड मत बाय करो, और
फिजिकल गोल्ड और आपके पास है तो आप मोनेटाइजेशन, गोल्ड मोनेटाइजेशन जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई। उन्होंने टेम्पल्स को बोला, अपने घर वालों को बोला, जैसे अमेरिका ने 50-100 साल पहले किया था कि आप अपना गोल्ड हमें दे दो। मोदी जी ने भी यही बोला था कि आप अपना गोल्ड हमें दे दो, आपके पास 25,000 टन है, इंडियंस के पास, टेम्पल्स के पास और भी है, आप ये सारा गोल्ड हमें दे दो, अभी हम वर्ल्ड को रूल कर लें। जो अमेरिका ने किया था 100 साल पहले, 80 साल पहले, हम भी वो कर लें। लेकिन अमेरिका, इंडियंस ने बोला नहीं, आप हम एसजीबी बाय कर लेंगे आपके, वो जो आपको बाद में नुकसान दे रहे हैं, हम आपको अपना गोल्ड नहीं देंगे। आपको समझना है कि एसजीबी के साथ 2 स्कीम आई थी भाई तेरे, एक और स्कीम आई थी। एक स्कीम सक्सेसफुल रही, एसजीबी सक्सेसफुल रही, क्योंकि हम अलाइंड है गोल्ड सिल्वर के लिए इंडियंस। हमने एसजीबी को ले लिया जिसपे उनको नुकसान होने वाला था, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि हम फिजिकल नहीं देने, आपको बॉन्ड दे रहे। अब और आपको वो एसजीबी लाना क्यों जरूरी था? क्योंकि हम दूसरी स्कीम ये लाए थे कि आप हमारा गोल्ड हमको दे दो, और उस पर जो भी स्कीम थी कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा व्हाटएवर, और आपको सेफ्टी भी नहीं करनी है, जो भी नहीं करना है। तो एक्चुअल में साइड में लेने से 2 स्कीम आई थी, उसमें से एक स्कीम को अमेरिका इंडियंस ने ग्रैब कर लिया, जिसमें मोदी जी को अभी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और दूसरी स्कीम को इग्नोर कर दिया। लेकिन प्लान क्या रहा होगा 2014-15 में ये स्कीम लाने का? नोबडी थॉट अबाउट इट कि ये सब कर ही क्यों रहे होंगे हम। हमको क्या पैसे की जरूरत थी कि भाई आपको 2000, मान लो उस समय 3,000 रुपए का बॉन्ड चलता था, मतलब गोल्ड की प्राइस है, तो 3,000 रुपए को क्या बॉन्ड देके 2.5% आपको इंटरेस्ट देके बाद में वो 5,000 हो जाएगा, तो वैसे भी 7% पे आरबीआई से वो पैसा ले ही सकते। 7-7.5% है ना इंडिया की रेट, उस समय मान लो 9% थी, तो मैं 2-2.5% आपको दूंगा, प्लस 5-7% का तो हिस्टोरिकली गोल्ड अप्रिशिएट करता ही है, तो मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूं? तो पर्पस ये नहीं था कि वो ऐसी भी, पर्पस ये था कि दे इंडिया वांटेड टू कलेक्ट गोल्ड, जिससे वो चैलेंज कर पाए किसी करेंसी को, जिससे वो वर्ल्ड को बता पाए कि वी आर द मोस्ट सेनेस्ट मॉनेटरी सिस्टम, आप हम पे भरोसा कर सकते हो अगर आपको किसी और पर भरोसा नहीं है तो। हालांकि वो स्कीम नहीं, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टेप हुए, चाइना ने भी किए, चाइना ने हमसे ज्यादा रिस्क ली, लेकिन चाइना ने तभी रिस्क ली जब उसको पता चल गया कि इंडिया भी वो सब करना चाहता है। चाइना ने तभी रिस्क ली जब उसको पता था कि वहां पर पुतिन है और पुतिन भी ये करना चाहता है। तो जब इन तीनों ने को करना ही है मन ही मन में, लेकिन कौन पहले आगे बढ़ेगा, कौन पहले पंगा लेगा, तो वहां पर प्रॉब्लम था। तीनों ने जब एक बार आपस में डिसाइड कर लिया होगा कि ठीक है कोई बात नहीं, पहले हम इसको देख लेते, वापस वापस बाद में हम आपस के झगड़े निपटाएंगे, तब जाके ये सब ओपन हो गया। इसलिए ये डिफाइन इंडिकेट हो गया, अदरवाइज ये डिफाइन इंडिकेट नहीं, बहुत 40 साल बाद होता। अगर मोदी जी नहीं होते तो ये 40 साल बाद भी हो सकता था, या 50 साल बाद होता, या कभी नहीं होता। जो हम बोलते हैं डॉलर कभी नहीं टूटेगा, तो ये हो सकता है कि बस वो बात सही भी थी, क्योंकि ये स्कीम जैसे 50 साल चल गई और 80 साल चल जाती। किसी को डिसीजन लेना, मैं तो ये बोल रहा हूं इंदिरा गांधी को वहां पर लेना चाहिए था जिस दिन देने की बात देखो। 15 अगस्त को उन्होंने वो एग्रीमेंट हटाया था, 15 अगस्त 1971 को एग्रीमेंट हटाया था, उसी दिन इंदिरा गांधी को अनाउंस करना चाहिए था वी आर आउट ऑफ डॉलर स्टैंडर्ड। मैं नाक रगड़ता इंदिरा गांधी के सामने कि हाँ ये है लेडी, मेरी कंट्री को बचा लिया इसने। लेकिन ठीक है, वो सब बात पुरानी बातें हो गई। I just want to say before the call ends that I'm still driving, but I think this was the super eye opener and fantastic so far. Thank you. Amit ji, I have a question on this thing. So, like what we see right now everywhere, ki precious metal will be getting like it's already peaked out, so already 30-40% correction hoga, right? Every country has got gold. ये आप रिपोर्ट पढ़ना बंद करें, मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या बोला कि आपको अगर अपनी सैनिटी मेंटेन करनी है, आप चैनल्स बंद कर दें, आप यूट्यूब पे जाना बंद कर दें, आप न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दें, आप सिंपल घर पे बैठ के अकेले रूम में कुछ सोचें, बस इतने काफी है। अगर आप बोल रहे हैं कि सपोज करो, मेरा क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, अगर सपोज होता है, ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट इट, अगर होता है तो इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा? बिकॉज वी ऑल हैव गोल्ड रिजर्व, लाइक एवरी कंट्री हैज गॉट गोल्ड रिजर्व्स एंड अदर रिजर्व्स, सो उसका डेफिनेटली वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पर अपने? कोई नहीं पड़ेगा। आपको ये समझना है कि जो पहले गोल्ड, जब गोल्ड स्टैंडर्ड था तो गोल्ड ही करेंसी था। जब से गोल्ड स्टैंडर्ड हटाए तो गोल्ड को अब हम कमोडिटी यूज करते हैं वर्ल्ड। अगर आप उसकी कैटेगराइजेशन दें, दिस इज कमोडिटी। जैसे कि स्टील ऊपर नीचे होता होगा, जैसे कि कोई भी कमोडिटी ऊपर नीचे होती है, गेहूं, ये
तो जब हम बोलना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें एक्चुअल में कंज्यूम करने वाली चीजें थी और हमने इसको ट्रेडिंग कमोडिटी बना दी यूएस ने। यूएस की जो सारी डेस्क जॉब है, सर्विस सेक्टर खड़ा हुआ, अगर आप देखेंगे सभी जगह ये एक ट्रेडिंग बड़ी बड़ी जॉब डेस्क जॉब होगी जहां पर ये कमोडिटी को ट्रेड कर रहे होंगे। आप किसी भी यूएस के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले जाना, लेट्स से मेरे सामने BNY Mellon दिख रहा है, BNY Mellon में 30% डेस्क जॉब रही होंगी जो कि कमोडिटी में उनका जॉब होगा। वो जॉब क्या है? वो जॉब है कमोडिटी के प्राइस को कंट्रोल करना, जिससे वो डॉलर को चैलेंज ना कर पाए। अगर वो $800 चला गया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बाढ़ आ गई थी, कमर्शियल बैंकिंग की बाढ़ आ गई थी अमेरिका में। वो फिर उन्होंने डॉलर छापना है, वो कहीं पे भी वर्ल्ड से काम कराते थे। उनका काम ये है कि वी आर गिविंग यू अनप्रेसिडेंटेड पावर टू कंट्रोल द कमोडिटी प्राइसेस। अब वो कमोडिटी प्राइसेस कैसे कंट्रोल करेंगे? सपोज करो कि मेरे पास मतलब गोल्ड है। अब गोल्ड अगर मैं फिजिकल मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, जैसे कि लंदन बुलियन एक्सचेंज, जैसे कि मैंने एक पॉइंट स्किप कर दिया, जब $35 पे गोल्ड प्राइसेस फिक्स थी, जब हम 35 या 45 से 71 की बात करें तो $35 पे जो रेट फिक्स थी, आप यूएस से $35 पे गोल्ड ले सकते हैं। लेकिन लंदन एक्सचेंज में या वर्ल्ड में जहां पर भी फिजिकल एक्सचेंज चल रहा था अदर देन सेंट्रलाइज सिस्टम, वहां पर प्राइस ऊपर जाना चालू हो गई थी। मतलब वो $35 की जगह $36, फिर $37, ऐसा बोलते कि एक समय पे वो $45 चल रही थी, जब एक्चुअल में अमेरिका की रेट $35 थी। इसका मतलब क्या है कि लोगों को अमेरिका के एक्सचेंज का भरोसा 1 बजे पहुंचाना है तो गिफ्ट देते हैं। मतलब ये है कि उनको अमेरिका पे भरोसा नहीं है और वो $40 पे भी रेट अप कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका को ये समझ में आया कि कल के दिन मुझे ऐसे प्राइस को कंट्रोल करना है और लोगों को ये भी दिखाना है कि आई एम अ लिबरल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, मैं सभी को बुलडोज नहीं करता हूं, मैं एक फेयर सिस्टम बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्रिएट की। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के थ्रू वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं प्राइसेस को? क्यों? क्योंकि वो डेरिवेटिव्स आ गए। डेरिवेटिव जैसे कि मैं भी आपको गोल्ड सिल्वर की पोजीशन ले सकता हूं मैं अपने अकाउंट में, इंडियन अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में। इसका मतलब क्या है कि अगर डिमांड आ रही है, अल्टीमेटली आप और मैं तो प्राइस ही देख रहे हैं। जैसे आपने बोला 40% प्राइस कैश कर जाएगा, हम ये नहीं देख रहे कि मेरे पास 500 ग्राम गोल्ड है या 1000 ग्राम गोल्ड है, उसकी प्राइस कुछ भी, हम ये नहीं, हम असेट एक्यूमुलेशन पे फोकस नहीं कर रहे, हम हमेशा प्राइस पे अलाइंड है, हम कभी वैल्यू पे अलाइंड नहीं है। हमारा पिछले 50 सालों में जो मेंटली डाइल्यूशन हुआ है इन द परसेप्शन, हमेशा वो प्राइस लेवल पे है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो सपोज करो हमारा फोकस कभी, आपका फोकस कभी ये नहीं रहेगा कि मुझे 100 ग्राम ये चीज कलेक्ट करनी है, मुझे 100 स्क्वायर फीट जमीन कलेक्ट करनी है या जो भी करना। आप हमेशा ये रहो, ये प्राइस मैंने 100 स्क्वायर फीट करी या न करी, लेकिन ये प्राइस अब 1 करोड़ हो गई। अरे बाबा, मैं रह रहा हूं तो वो 100 स्क्वायर फीट में ही रह पा रहा हूँ, पेपर पे उसकी वैल्यू 1 करोड़ की होगी, लेकिन मैं अपनी लाइफ में इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ बाय एक्वायरिंग मोर असेट्स। तो अब जब हम इसकी बात करेंगे, अब घूम करके जब लोगों को अलाइंड हो गए ऑन द प्राइस नॉट इन वैल्यू, तो अब हमको ये समझना है कि मैं क्यों गोल्ड खरीद रहा हूं, क्यों? क्योंकि अभी 1000 रुपए और ये कल 1500 जाएगा। अब मैंने डेरिवेटिव क्रिएट किया थ्रू मर्चेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और मैंने डेरिवेटिव से मार्केट को शॉर्ट किया, तो वो प्राइस नीचे आ गई, तो मैं यहां से अपनी डिमांड हटा लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार कल के दिन ये 800 रुपए हो सकता है, तो मेरी कभी वो डिमांड आएगी ही नहीं। उन लोगों ने वो कैसे डिमांड को कंट्रोल किया, प्राइस को कैसे कंट्रोल किया? मेरी जैसी डिमांड आ रही, क्योंकि मेरी दिमाग में परसेप्शन नॉट इन वैल्यू टर्म्स है बट इन प्राइस टर्म्स है, और जैसी वो प्राइस नीचे जा रही है, मुझे लग रहा है कि ये सेट में कुछ गड़बड़ है, जस्ट अ रॉक, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं मार्केट से हट गया। जैसे कि पिछले 15 साल से बिटकॉइन स्कैम चल रहा है, जिनको ये फाइनली समझ में भी आया कि तो भी वो बिटकॉइन में उलझ गए। तो पॉइंट ये है कि हम अभी भी प्राइस की बात कर रहे हैं, मैं आपको प्राइस से दूर लेके जाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आपको क्लियर आंसर नहीं देना चाह रहा भाई दबे। आप समझ रहे हो? I understood, but only thing is like value is again linked to the price, isn't it? Value कैसे करोगे आप? अभी किसी चीज का वैल्यू इतना है, आपको प्राइस पता है तभी तो वैल्यू करोगे ना। 2022 में 21 में जब यूक्रेन चालू हुआ था, आई थिंक 2020-21 में मैंने फर्स्ट टाइम पोस्ट किया था, तब वो आपको हर तरीके से वो क्लियर आंसर मिला। मैं आपको बोलूं कि कल के दिन डॉलर टर्म्स में $25,000 जाना है या $10,000 जाना है, लेकिन अगर डॉलर वो 80 रुपए की जगह वो 30 रुपए आएगा, तो आईएनआर टर्म्स में तो कोई गेन नहीं है, लेकिन वो थ्योरी तो फिर भी प्ले आउट हो रही है डॉलर कोलैप्स की। तो मेरी थ्योरी प्ले आउट होने के बाद भी आपको प्राइस टर्म्स में झटका लग सकता है, क्योंकि यू आर एन इंडियन,
आपको आईएनआर में देखना है, इसलिए मैं इसलिए भी अवॉइड कर रहा हूं आंसर देना, आपको ये समझना है। लेकिन मैं आपको कुछ और, मैं आपको बस बात समझाना चाह रहा हूं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना क्लियर आंसर तो मैं 3 साल पहले ही आपको दे पाता, जब मैं आपको पुश कर रहा था कि आप समझ लो, मतलब जब ग्रुप में पुश कर रहा था, तो मैं 3-4 साल पहले अब आपको बहुत क्लियर आंसर दे पाता कि आप कुछ भी कर लो, आपको वो वैल्यू ऐसे से ऐसे जाएगी। लेकिन यहां से आगे का गेल तो करेंसी डेप्रिसिएशन का भी है। और जैसे कि वो बोल रहे हैं कि कल के दिन उनको पूरा पूरा वर्ल्ड का गोल्ड एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो और ज्यादा प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे। जैसे पिछले 2 दिन में सिल्वर प्राइस 12-15% नीचे आ गई, पिछले 2 दिन में जस्ट इन 48 आवर्स 15% सिल्वर प्राइस क्रैश कर गई। वो कैसे कर गई? लास्ट $48 का हाई 1980s में था सिल्वर का, 1980s में $48 का हाई था। आज सिल्वर चल रहा है $30, 35% डाउन है 40-50 सालों में सिल्वर इन डॉलर टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितनी सताई हुई कमोडिटी होगी, सोचो। अब आप बोलोगे कि भाई 40 साल से तो कुछ नहीं हुआ, सही बात है, लेकिन हमको तो बैड फ्यूचर की लेनी होती है। मार्केट क्रैश करेगा, सही बात है, स्टॉक मार्केट, बात फ्यूचर की लेनी होती है। मैं आपको फ्रेंकली मैं आपको क्लियर आंसर नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ पे करेंसी भी इन्वॉल्व है। अगर आप स्टॉक मार्केट बोलते तो मेरे पास क्लियर आंसर है, क्योंकि वहां पे करेंसी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। हाँ अमित जी, गोपेश. Hmm. Yes, similar question I think I had posted on the group. You just touch upon this, like this way, dollar terms, because I was asking like in the group also, कि gold price is supposed to go up in dollar terms, but dollars is supposed to come down in INR terms. So like how it's going to, like it will be difficult like for everyone to take a call now. Now like it's become difficult when I was thinking to buy gold in ETF or some other forms. But I'm not aware like which form we should buy where it gives the appreciation, like whether it's a gold or silver. अभी तक मैंने इतनी फिजिकल की बात समझाई कि कल के दिन मोदी जी आपको बोल रहे हैं कि एचडीबी ले लो, तो मोदी जी कल के दिन हाथ खड़ा कर दे कि भाई मेरे पास तो नहीं है और ये प्राइस मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये तो 15,000 हो गया। आपको ये समझना है कि जब हम कमोडिटी की बात करते हैं, तो कमोडिटी कि ये जो 40-50 सालों में जो फार्मर सुसाइड हुए, उसका रीजन क्या है? अगर वो बंदा धूप में जाके आपके लिए खेती कर रहा है और उसका टमाटर या जो भी भाव पे नहीं बिक रहा है और उसको सुसाइड करना पड़ रहा है, वो क्यों नहीं बिक रहा है? क्यों? क्योंकि मार्केट में हम बता रहे हैं कि भाई आपकी तो प्राइस यही चल रही है, आपकी वैल्यू, आप जैसे कि मैं फंड मैनेजर हूं, मैं बता रहा हूँ कि मुझे कितनी फीस चार्ज करनी है। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी फीस ही है, तो मैंने डिसाइड किया। मुझे लगता है मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, कम करता हूँ, वॉट एवर इट इज, लेकिन मेरी फीस इतनी। फार्मर के हाथ में क्या है? उसने अपनी मेहनत की, उसने 10 लोग लगाए या नहीं लगाए, उसने रात को मेहनत की, उसको सांप काट रहा है नहीं काट रहा है, लेकिन वो क्या, वो उसको जब वो मार्केट में जा रहा है, उसको बताया जा रहा है देखो भाई मार्केट रेट तो ये। अब वो मार्केट रेट कैसे डिसाइड हो रही है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वैसे अगर वो सारी चीज फिजिकल ही डिसाइड होती कि भाई आप खा पा रहे हो, मैं आपको खाने के लिए इतने में ही दूंगा। जैसे आप होटल में जाते हो और आपको बोलते हैं कि 1,000 रुपए की थाली, तो आप 1,000 रुपए ही देते हो। आप वहां पर जाके ये नहीं बोलते कि मैं मार्केट रेट में तो गेहूं और चावल इतने के। तो ये है कि जब हम मार्केट रेट की बात करते हैं, तो कमोडिटी वाज द मोस्ट सप्रेस्ड असेट्स। इसका मतलब ये कि 5 साल तक और भी रह सकते हैं, लेकिन आपको जब हम बोलना चाह रहे हैं कि आगे दुनिया बदल जाएगी, उसका मतलब भी इनमें से कहीं यहाँ पर भी निकलता है। जब हम बोलता चाह रहे कि आप रियल बात पे आ जाओ, कल के दिन और अगर हम बोलना चाह रहे कि अभी हमको सही खाने पीने की चीजें नहीं मिलती, उसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी, तो मुझे मिलावट करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि मार्केट रेट तो कुछ और है। अगर मार्केट रेट फेयर हो जाए, लेट से मैं बोलूं कि गेहूं आज 30 रुपए का केजी मिलता है, वो 200 रुपए केजी मिल जाए, तो कोई मिलावट करने की जरूरत नहीं है। और किसान भी, मैं भी चाहूंगा कि मैं अमित गुप्ता फंड मैनेजमेंट छोड़ के फार्मिंग चालू कर दे। करेक्ट? लोग जाएंगे भाई, क्योंकि वो फेयर है। मुझे लगता है मेरे गेहूं मैंने बहुत मेहनत से किया, मैंने अच्छा बीज डाला है, मैंने कोई केमिकल यूज नहीं किया, मैंने कुएं का पानी डाला है, मैंने कोई गड्ढर से पानी निकाल के नहीं डाला, मैंने बहुत कुछ किया है उसके लिए। अब मेरी रेट 200 रुपए होनी चाहिए, लेकिन जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा, भाई आप मार्केट रेट 30 है, आपने सोना डाला होगा तो मैं आपको 35 रुपए दे दूंगा। अगर आपके मार्केट रेट 30 रुपए और आपने सोना डाला है उसमें, तो मैं आपको 35 रुपए देने तैयार हूं। आप 200 रुपए मांग रहे हो, किस बात की मांग रहे हो? तो देयर इज नो वैल्यू परसेप्शन। ये सारी वैल्यू सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में ही है कि भाई मेरा तो 1 करोड़ का पैकेज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे कोडिंग में ये आता है या नहीं आता है। वो सारी वैल्यू सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में। जो लोग रियल काम कर रहे हैं ग्राउंड में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है।
उनको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, देखो मार्केट रेडी है, देखो ये मार्केट रेडी है, उसके चक्कर में वो सब प्रिसेव ओवर और हम ही उल्टा सीधा खा पी रहे हैं ना। फिर अल्टीमेटली सफरर तो हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको वैल्यू देने तैयार नहीं है। तो पॉइंट ये कि हमको बहुत ज्यादा, मतलब मैं इस चीज को काफी हद तक छोड़ चुका हूं, मतलब सब पार्ट ऑफ द बेल इट शुड बी अदर देन प्राइस। फॉर मी प्राइस सिल्वर इज दैट पार्ट ऑफ माय वेल्थ जहां पर मैं प्राइस नहीं देखना चाहता। अगर आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Yeah, I got it. Yeah, apart from gold and silver, which other commodities have good future in India? I am not commodity expert. I am just explaining the monetary system जहां पर गोल्ड एंड सिल्वर काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर मैं ऐसे देखूं तो मेरे हिसाब से सारी कमोडिटी की एक फेयर वैल्यूएशन आनी चाहिए इवेंचुअली। अब वो जो भी है मुझे नहीं पता, आई डोंट स्टडी कमोडिटी, आई एम टू स्टॉक मार्केट, तो मुझे सिर्फ स्टॉक मार्केट समझ में आता है। यहाँ पर तो हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, जब हम गोल्ड सिल्वर की बात, तो इट्स जस्ट अ प्योर कॉमन सेंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो भी अभी तक मैंने बताया, अगर आप उसको ठीक से समझ रहे होंगे तो। In current market situation, what is the best way to invest in gold apart from physical? Physical has limitation, वो locker और वो सब. Then I don't have any Digital. answer. Then I don't have any answer. Thank you. Okay. Sir, related to share market, okay, we were just discussing ki kind of we are like not planning to that much export. Domestic economy is something we are kind of planning. So how kind of market is going to have the values, right? It's due to like dollar depreciation, or it's like still there will be export will be increased, or on those terms? नहीं, दुनिया तो ये कि हम बहुत ही टाइनी एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। अगर हम हमारे साइज के हिसाब से बात करें तो हम बहुत ही टाइनी है। तो जब हम एक्सपोर्ट की बात करने था तो हमको ये समझना है कि if an economy is all about exchange of goods and services, अमित गुप्ता और अमित वंसल आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं या अमित गुप्ता और डोनाल्ड ट्रंप आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। इट्स द एक्सचेंज। जैसे कि आपको वैल्यूएशन समझाएं कि सपोज करो कि जब हम बोलते हैं कि मार्केट स्टिमुलेट करना है सेंट्रल बैंक्स को, तो सेंट्रल बैंक्स क्या बोल रहा है कि मैं आपको, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाई 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम, हम बोले ये इससे इकोनॉमी स्टिमुलेट हो जाती है। कैसे हो जाती है? अरे बाबा उसने तो 1 लाख करोड़ अपना रेवेन्यू कम कर दिया, उससे इकोनॉमी कैसे बढ़िया होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि अमित गुप्ता के हाथ में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा आया। अमित गुप्ता ने टीवी ले लिया, राइट, टीवी वाले ने होटल में खा लिया, होटल वाले ने लेट्स से मूवी देख लिया, मूवी वाले ने शाहरुख खान को दे दिया, शाहरुख खान ने कार ले ली, कार वाले ने, समझे, एक ही रुपए इकोनॉमी में मल्टीप्लाई हो रहा है। सब लोगों को अपनी अपनी गुड्स एंड सर्विस एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। दैट परसेप्शन इज क्रिएटिंग वो गुड्स एंड इकोनॉमी में मतलब वेलोसिटी ला रहा है। वेलोसिटी मतलब कि 1 रुपए कितनी मल्टीप्लाई गुड्स एंड सर्विस में कन्वर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 1 रुपए दिया, लेकिन वो 10 रुपए का वेलोसिटी ला दिया। जैसे मैंने बोला कि वो शाहरुख खान से होते हुए वापस अमित गुप्ता के पास आ गया क्योंकि उसने मुझसे फंड मैनेजमेंट ले लिया, की सर्विस ले ली। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि वो 1 रुपए जो वेलोसिटी क्रिएट करा वो ही इकोनॉमी है। हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे हम बहुत फोकस्ड हैं अननेसेसरी। क्यों? क्योंकि हमको समझाया गया कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होती है। वो हमको समझाया गया कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होती है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं होती है। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द मनी। हम कितना आपस में डील कर रहे हैं, मैं कितना लाइफ में एक्सपीरियंस ले पा रहा हूँ। अमित गुप्ता ने 100 करोड़ की वेल्थ बना ली है, वो घर में पड़ी सड़ रही है। लेकिन अमित गुप्ता जब हिमालय घूमने जा रहा है बड़ी कार में, जब वापस आ रहा है या होटल का एक्सपीरियंस ले रहा है, तभी जाके वो जो मैंने इकोनॉमी स्टोर जो सेविंग्स की है उसका कोई मतलब है, अदरवाइज वो सिर्फ बकवास है। अब जब मेरे लिए वो इस चीज का मतलब निकलेगा, तब किसी और के लिए भी उस चीज का मतलब निकलेगा, क्योंकि उसके लिए वो सेविंग्स है या रेवेन्यू है, फिर वो कहीं और कर रहा होगा। तो हर कोई अपना अपना मजा ले रहा होगा जब जिंदगी में इकोनॉमी अच्छा कर रही होगी।
अब वो डोमेस्टिक फोकस्ड हो, एक्सपोर्ट फोकस, इट डजंट मैटर। मैं तो कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। मुझे लगता ही नहीं कि लोग इतना इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग। अरे यार क्या है ये? मैं अपनी लाइफ क्यों अच्छी जी पा रहा हूँ? मुझे लाइफ में, जैसे मेरे घर में मेड आ रही है, मेरा काम आसान है। मुझे क्या मतलब है अमेरिका में वो 10 लाख रुपए कमा रहा महीने का, जब वो घर पे बर्तन मांज रहा है अपने घर पे। तो हम इतना ऑब्सेस क्यों कि वो डॉलर में अर्न कर? अरे बरत करने दो उसको डॉलर में अर्न। मेरी लाइफ की दो ही चीजें मैटर करती है, मेरी सेविंग्स कि मैं अपने नॉन वर्किंग टाइम में, जो कि मैं लेट्स से मैं 5 बजे तक काम करता हूँ, 5 बजे के बाद मैं कहाँ पर स्पेंड करना चाह रहा हूँ, या नॉन वर्किंग एज में मैं उस इकोनॉमिक स्टोर का जो वैल्यू मैंने स्टोर की है उसका मैं यूज करूं। वो यूज का मेरा परसेप्शन हो सकता है कि भाई किसी को फॉरेन घूमने जाना, वो फॉरेन घूमने जाएगा, मुझे डोमेस्टिक घूमना है, मुझे कुछ और करना है। लेकिन बात है कि वो एक्सचेंजेस बने रहने चाहिए इकोनॉमी में, आपस में वो एक्सपीरियंसेस एक दूसरे को लेते रहने चाहिए। अगर वो हो रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी सबसे बेटर है। वो क्यों है? क्योंकि हमको लगता है कि हम कभी अयोध्या जा रहे हैं घूमने, कभी कुंभ जा रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं। हमको क्या लग रहा है, ऐसा मंदिर मंदिर जाने से क्या हो रहा है? अरे बाबा, वो सब लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो हर किसी की इकोनॉमी चल रही है, हर कोई एक्सपीरियंस ले रहा है कि अच्छा आज ये फेस्टिवल है, अभी 15 दिन पहले खराड़ी में गांव में मेला लगा था, तो वो एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं। वो गांव के लोगों को ने जो मेला में जो कमाया, फिर वो अपना इकोनॉमी चला रहे होंगे, फिर वो कहीं और से वो पैसा घूम फिर के मेरे पास ही आना है, शाहरुख खान के थ्रू आए या किसी और के थ्रू आए, वो पैसा मेरे पास ही आना है, फिर मैं वो मेले में जाऊंगा, फिर मैं मेले में स्पेंड करूंगा। तो लाइफ, रियल इकोनॉमी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, या जो हम गुड्स एंड सर्विस आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट के थ्रू हो रहे हैं या इंटरनल इकोनॉमी में। चाइना तो वहां पर ही बेवकूफ बन गया ना। चाइना ने क्या किया, आप अपनी लोकल इकोनॉमी को बर्बाद कर दो, वन चाइल्ड पॉलिसी, 12 घंटे काम करो, और आप एक्सपोर्ट, दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें एक्सपोर्ट, और चाइना एक्सपोर्ट पावर्स ऑफ चाइना। अरे यार, मुझे हंसी आती है। क्या उनकी लाइफ हो गई है? 6 लोगों पे, दादा दादी नाना नानी माँ बाप पे एक बच्चा है। दादा नानी, क्योंकि दादा नानी का एक बच्चा और एक बच्ची थे, वो माँ बाप का एक बच्चा है। 6 लोगों पे, कल के दिन वो सारे डिपेंड हो जाए उस एक लड़के पे या लड़की पे। वो 7 गुना मेहनत कर सकता है, प्लस उसको अपनी 3x अपनी लाइफ की मेहनत करनी है। उसकी क्या हालत होगी? अब जस्ट सोचो, वो एक्सपोर्ट इकोनॉमी थी, एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे। 6 लोग एक बंदे पे डिपेंड हो गए। अब वो उस बंदे को 6 लोगों का काम करना है, अगर उन्होंने सेविंग्स नहीं की हुई है, प्लस उसको अपनी लाइफ का बाकी का टाइम का करना है, अदरवाइज उसको 80 साल तक काम करना है। ये है एक्सपोर्ट मॉडल। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमको बहुत अलग तरीके से इकोनॉमी को समझने की जरूरत है। वैसे भी 5-7 साल बाद लोगों को समझ में आ जाएगा। ये ओवर कंजम्पशन जो चल रहा था कि मैं आज फिर से पीवीआर जाऊंगा, मैं अब घूमने जाऊंगा, मैं अपनी कार चेंज करूंगा, 8-2 सालों में मैं अपने कपड़े चेंज करूंगा। पहले हम दिवाली से दिवाली कपड़े लेते थे, अब हमको लगता है कि कभी भी सेल आ गई, भले उसमें 50% डाल दिया बेवकूफ बना के, 100 रुपए की चीज 500 रुपए में लिख दी, फिर बोल दिया 200 रुपए में, और हमने खरीद दिया। Right. Kind of real value where it is, so that is रियल वैल्यू कहीं और है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। correct. एंजॉय द लाइफ। Correct. So Indian economy, that's why it will be better because we are kind of far better. काशी 5000 सालों से वो सिटी आज भी खड़ी हुई है। बल्कि 5000 साल तो वो तो अमेरिका की या फॉरेन नंबर है, क्योंकि उनको 5000 साल से पहले का कुछ पता ही नहीं। हमको तो ये पता है ना कि भगवान शंकर कब के थे, तो हो सकता है वो लाखों सालों से खड़ी हुई है वो सिटी। तो कैसे सर्वाइव कर पाए? वहां पर तो इकोनॉमी का किसी को जाता आता भी नहीं है, किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिला है वहां पर। कैसे खड़ी हुई है वो सिटी आज तक? correct है।